लेकिन जो मेरा इंडस योगा थेरेपी है, ये मेरा 20 इयर्स एक्सपीरियंस है फ्रॉम फैमिली। मेरे मामू से मैंने ये सीखा हुआ है। छोटी सी टर्मरिक हल्दी की बात करें ना, तो उसमें भी बेशुमार अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। हमने हल्दी को सिर्फ सालन के लिए मखसूस कर दिया। हुँ, तब जैसे हमने पहले बात की है कि दवाई आपकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव नहीं कर सकती है, लेकिन अब उसमें एक तो ये पता होना चाहिए कि भई आपको कोई भी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का इश्यू आ रहा है, एकदम से एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्ज़ायटी दवाइयाँ नहीं मत लेनी। खाएँ। तो एक जो स्टूडेंट है जो इस चक्कर में फँस गया है, बेशक फैशन की वज़ह से फँसा है या मजबूरी की वज़ह से फँसा है, लेकिन उसके ऊपर जो अथॉरिटी है, जो लीडर है, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो हम ज़िम्मेदार हैं नई नस्ल के। हाँ, लव मैरिज से और अरेंज मैरिज से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक अगर है। लव मैरिज भी है, आपने पहले कोई और चेहरा दिखाया है, कोई और ख्वाब दिखाए हैं हुँ। और बाद में आप कुछ और निकले हैं, तो फिर वो रिश्ता नहीं चल नहीं डॉक्टर सकता। साहब, बाद में दिखाते नहीं होते, लेकिन अब आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इस्लाम कहता है जी कि मर्द को 4 शादियाँ अलाउ हैं। हुँ। तो क्या आप अपने हस्बैंड को अलाउ करेंगी सेकंड मैरिज? जो मज़हब ने अलाउ कर दिया, मैं होती कौन हूँ उसको मना ये करने वाली की? वैसे एक बात कही थी और लिटरली नहीं, डू ये यू मीन इसमें दैट? अगर मैं कहूँगी मैं नहीं अलाउ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि जी आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारे जो साथ नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा है कि डॉक्टर हैं, शी इज़ अ ट्रेनर और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि योगा की जो लोगों के अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं योगा के बारे में। तो मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर अरफा अन्नी साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कैसी हैं डॉक्टर साहबा, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना हमारे लिए टाइम निकाला। माय प्लेयर। साइकोलॉजी की हुई है आपने। देयर इज़ अ अच्छा, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, अच्छा, ये डिफ़रेंस क्या है वैसे, ये भी बता देंगे मुझे? साइकोलॉजिस्ट है माहिर नफ्सियात जो कि डिफरेंट टेक्निक से, थेरेपी से विदाउट मेडिसिन ठीक करते हैं। सही। वो एमबीबीएस नहीं होते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट हैं उन्होंने एमबीबीएस के बाद एक कोर्स किया होता है साइकोलॉजी से रिलेटेड। वो सही, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो दवाई लिख के देते हैं। ठीक है। सो देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस कि एक विदाउट मेडिसिन आपकी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहा है और एक दवाई के ज़रिए ठीक कर रहा तो है। आप कौन-सी वाली हैं, दवाई वाली? साइकोलॉजिस्ट, नॉन मेडिसिन। नॉन मेडिसिन, यस। बातों से? वो मतलब आप देयर जो नॉट, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि बातों के ज़रिए हम कैसे ठीक होंगे, बातें तो हमारे चाचा जी भी कर रहे हैं, दादाजी भी कर रहे हैं, नानी ने भी हमें इतनी अच्छी नसीहतें की हैं। बातों में और एक जो साइकोथेरेपी है उसमें बड़ा फ़र्क होता है, उसमें हमने आपकी सारी हीलिंग करनी है। सही है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी पेरेंटहुड में जो गलतियाँ रह गई हैं, कुछ गिल्ट फीलिंग्स होती हैं और हुँ, उसमें कैथारसिस हो रहा है, आपको एक इनसाइट आपके बिहेवियर की दी जा रही है इन एन एजुकेशनल वे। वो बातचीत नहीं है। इट सही इज़ अ है। प्रॉपर टेक्निक। बट येस, विदाउट मेडिसिन उसमें मेरा जो तरीका है यूज़ करने का, डिफरेंट टेक्निक्स उसमें, क्योंकि मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं मेडिटेशन हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साइको एनालिसिस, मतलब ये कि आपने डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स के साथ उसको विदाउट मेडिसिन ठीक करना है। जिसमें एक पॉइंट मैं लाज़मी अपनी बताना चाहूँगी पब्लिक को कि दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव कर सके। ठीक फॉर है। एग्जांपल, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप मायूसी में जा रहे हैं, आपका खुदकुशी करने को दिल कर रहा है, आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मैं फेलियर हूँ। है कोई ऐसी मेडिसिन कि मैं कहूँ कि ये लें, ये दवाई लिख दी है, कल तक तुम बड़े फिट हो गए होगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। बिल्कुल। सो इट नीड्स प्रॉपर साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी, मोटिवेशन टेक्निक्स एंड मेडिटेशन, कि जिस वजह से उसका वो पूरा एक दिमाग ही नेगेटिव चलना शुरू हुआ है, उसको हम पॉजिटिव करके उसको वापस ज़िंदगी की होप दिला के ज़िंदगी में ला सकें। ठीक, ठीक। सो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम स्टार्ट में ही जो है ना थोड़ा इलैबोरेशन में चले गए। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब, आप लाहौरी हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? और प्योरली प्योरली लाहौर। वैसे वो ज़ुबान से पता चल रहा है आपके। बिल्कुल, मैं हर एक बिल्कुल। से पूछता हूँ कि रेड़ी अगर आ रही है तो आप लाहौरी एग्ज़ैक्टली, हो? इसमें हमारा कसूर ही नहीं है, ये जेनेटिकली चल रहा है। तो लाहौरी हैं। वैसे एजुकेशन कहाँ से की फिर आपने आगे? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में। ये मेरी जो एजुकेशनल है एक्सपर्टीज़, वो साइकोलॉजी में है। ठीक है। इसके अलावा जो मेरा योगा थेरेपी का है, उसमें योगा थेरेपी फ्रॉम अमेरिकन नेशनल योगा थेरेपी सेंटर से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। लेकिन जो मेरा इंडस योगा थेरेपी है, ये मेरा 20 इयर्स एक्सपीरियंस है फ्रॉम फैमिली। मेरे मामू से मैंने ये सीखा हुआ है, हुँ, जो हुँ। कि डॉक्टर फ़तेह अली खान के स्टूडेंट थे, एंड डॉक्टर फ़तेह अली खान इज़ द पाकिस्तानी मुस्लिम फर्स्ट योगी। ठीक। और वो मेरे मामू प्रोफ़ेशनल नहीं थे, मैं इसको फिर प्रोफ़ेशनली लेके आई हूँ ताकि
जो अवामुन नास है उनका भी फ़ायदा हो सके कि इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ठीक, ठीक। और साथ इसके अलावा जो नेचुरोपैथी के कोर्सेज़ ये सब शॉर्ट कोर्सेज़ और बाद की चीज़ें हैं जो डिप्लोमास वगैरह किए हुए हैं, जो मेजर एक्सपर्टीज़ है मेरी, वो मेरी साइकोलॉजी में है। अच्छा आपकी डॉक्टर साहब जो बायो में एक आपने एक लफ्ज़ भी जो है ना दरमियान में बोला है वो है नेचुरोथेरेपी। जी, जी। इसका मैं तो इस सबसे इससे पहले गूगल करके आया हूँ कि क्या चीज़ होती है, बट सही। वी वांट के हमारी जो ऑडियंस है ये क्या चीज़ है नेचुरोथेरेपी क्या है उसमें? नेचुरोपैथी बेसिकली जो हम इस वक़्त यहाँ पर देख रहे हैं जो हो रही है, उसमें तो सिर्फ़ वो नेचुरल इंग्रीडिएंट्स जिसे आप यू कैन से पुराने ज़माने में हिकमत कह लें, हकीम लोग कह लें हुँ, हुँ। या उन हर्बलिस्ट कह लें, उन चीज़ों पे बेस करती है। ठीक है। नेचुरोपैथी बेसिकली आयुर्वेदा और हर्बलिस्ट का एक कॉम्बिनेशन है, हुँ, हुँ। जिसमें हमने नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के ज़रिए मतलब मेरा क्योंकि योगा से ताल्लुक है, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप इसलिए हुआ था कि जो बजाए इसके कि हम हकीमी दवाइयों में घुसें या हुँ, प्योरली एक हर्बलिज़्म में घुसें या बजाए इसके कि प्योरली आयुर्वेदा में घुसें, तो क्यों ना वी मस्ट हैव समथिंग नेचुरली दैट कैन हील अदर्स। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एक छोटी-सी टर्मरिक हल्दी की बात करें ना, तो हुँ, हुँ, उसमें भी बेशुमार अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी है। हमने हल्दी को सिर्फ़ सालन के लिए मख़सूस कर दिया। हुँ, तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी पे असर करती हैं। इसका जो असल मकसद है वो ये है कि आपकी बॉडी की एक तासीर है, हुँ, ठंडी, गर्म, खुश्क, सर्द, हुँ, हुँ। उसके मुताबिक अगर आप खाना-पीना खाते हैं, तो वो आपको हील करेगा, आपकी बीमारियों को ख़त्म करेगा। सही है, तो इस चीज़ को बेसिकली नेचुरोपैथी कहते हैं कि कमिंग बैक टुवर्ड्स नेचर सही है। या इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बाय नेचर यू कैन से। तो हम कह सकते हैं जो ये जो नेचुरोथेरापिस्ट हैं, दीज़ आर द मॉडर्न वो जो आप अभी एक नाम ले रही थी, यस, यस, तबीब। यस, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो पुराने वाले तबीब हैं उनमें और इनमें क्या डिफ़रेंस है फिर? बेसिक डिफरेंस तो ये है कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में इनको बहुत ही नेगेटिव एक इम्पैक्ट से देखा जाता है जिसमें ऑफ कोर्स इनका भी कसूर है। जो हमारे हर्बलिस्ट हैं उनका कसूर इस सेंस में है, बल्कि हर फील्ड में ही हर बंदा पढ़ी-पढ़ाई चीज़ें हुँ, कर रहा है और अगलों की इलाज करने की कोशिश कर रहा है। सही है। उसमें इनमें और उनमें क्या फ़र्क है, उससे ज़्यादा बेहतर है मैं ये बताऊँ कि मेरे में और उनमें क्या फ़र्क है। हाँ जी। मैं मतलब मेरी जो ज़्यादातर फ़ॉर्मूलेशंस हैं, जो कि मैं ऑफ़ कोर्स उनकी एक फ़ॉर्मूला तैयार करती हूँ, उसका जो पहला पेशेंट होता है या पहली लैब होती है, वो मैं खुद हूँ। हुँ, अगर मैं सिंपल सी आपको बात कहूँ ना, ये जो सोशल मीडिया की हाइप है, चिया सीड इस्तेमाल करो और पतले हो जाओ। हुँ, हुँ, चिया सीड अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी इज़ फॉर वेट गेन। हुँ। वो ठंडे होते हैं। इट इज़ सेम लाइक ये जो हम लोग तुख्मलंगा यूज़ हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। तुख्मलंगा इज़ द पाकिस्तानी थिंग, चिया सीड एक इम्पोर्टेड थिंग है, ठीक जिसको है। अब यहाँ पर काश्त करना शुरू किया गया है। मैंने उसको अपने ऊपर ट्राई किया, आई गॉट जॉइंट्स पेन। हुँ, हुँ, देन मैंने उसकी जब स्टडी की और तो मुझे पता चला कि ये तो वेट गेन के लिए है, मैंने वेट भी गेन किया। मैंने वो पेन्स बर्दाश्त भी की, मोरिंगा मैंने खुद पे यूज़ किया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, उन सबको खुद एक्सपीरियंस किया ताकि मैं एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचा सकूँ, जो कि किताबों से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से और आम लोगों के रिसर्च बेस्ड ना हो, बल्कि वो मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड हो। ठीक। सो इस वजह से मैं एक मतलब बीइंग अ योगा थेरेपिस्ट यू कैन से कि आई ऑलवेज चूज़ अ बैलेंस्ड एंड मिडल वे हुँ, हुँ, कि बैलेंस क्या है उसमें ठंडा गरम अ, ठंडा गरम हरारत और इन खुश्क तर इन सब चीज़ों का बैलेंस आपने किसी भी चीज़ में मतलब हमारी सुन्नत हमें ये कहती है कि बैलेंस में रह के खाना खाओ, ना बहुत ज़्यादा कड़वा बनो कि अगला तुम्हें निगल जाए, बहुत मीठा ना बनो उल्टा कह दिया बहुत मीठा ना बनो कि अगला निकल जाए, बहुत कड़वा ना बनो कि अगला तुम्हें थूक जाओ, इतना ना खाओ क्योंकि तुम देग नहीं, इतना ना पियो क्योंकि तुम रेत नहीं। हुँ, हमारा मज़हब हमें बैलेंस सिखा रहा है। हर्बलिस्ट बेचारे इसलिए फेल हो गए कि उनकी दवाइयों से गुर्दे खराब होना शुरू हो रहे हैं। बस धड़ाधड़ वो दवाई दे रहे हैं। जो दूसरी साइड पे हैं ऑपोज़िट उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टरी को बहुत एमबीबीएस को खुदा माना जाता है। अगर खुदा उन्होंने जवाब दे दिया तो समझो खुदा ने जवाब दे दिया। सही है। खुदा खुदा है। अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर चीज़ की शिफ़ा रखी हुई है। हुँ, हुँ। हमारा फ़ेथ कमज़ोर है और हमें खुदा अगर खुदा को मान लें तो नेचर की तरफ आएँ, हमारे आधे मसले ठीक हो सकते हैं। तो आप जो चीज़ें जैसे आपने कहा कि जो चीज़ें आप मतलब इधर-उधर से या जो भी जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल दी कि आप खुद के ऊपर जो है ना पहले इम्प्लीमेंट बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। तो उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अगर कोई साइड इफ़ेक्ट निकल आ जाए फिर? निकलते हैं ऑफ कोर्स
देखें बजाय इसके कि मैं अपनी 12 करोड़ की आवाम को एक गलत चीज़ दूँ और 12 करोड़ आवाम साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार हो, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनको कोई 0.00 ऐसी चीज़ ना बताऊँ कि जिससे उन्हें साइड इफ़ेक्ट आए। सही है। मैं साइड इफ़ेक्ट को हैंडल करना जानती हूँ। हुँ, मुझे पता चलना शुरू हो जाता है और फिर उसका फ़ायदा ये है कि लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, वो जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे फिंगर टिप पे आंसर है सही है। कि आपने ऐसे किया, ये इसका रिज़ल्ट है। तो वो साइड इफ़ेक्ट फिर योगा करके और बाकी चीज़ों से हम हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये अभी आपकी जो है ना प्रोफ़ाइल भी है, वैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं। योगा के बारे में आपने बात की। अच्छा, ये जो योगा है जितना हम समझते हैं या पाकिस्तान की जो ऑडियंस जितनी आवाम इस चीज़ को समझती है, ये ज़्यादा वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा है या दुनिया में ज़्यादा है? पाकिस्तान में कैसे आपके ज़हन में आया कि योगा को जो है ना पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए या फिर स्पेशली जो है ना फीमेल में ये योगा बिल्कुल। चीज़ लेकर, ये कैसे आया ज़हन में आज आपके? से कोई, ये स्टोरी मैंने बड़ी दफ़ा बताई हुई है, जो मेरे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स हैं इसको जानते भी हैं। मुझे आज से तकरीबन 15-16 साल पहले, बल्कि अब तो मुझे टाइम भी भूल गया, घुटनों की दर्द निकल आई थी, हाँ जी, ये सुनी मैंने। इन वेरी यंग हुँ, एज, और आई गॉट इन डिप्रेशन, क्योंकि मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हकीमी, दुनिया की हर दवाई ट्राई की हुई है। सही। उससे वेट भी गेन हो गया मेरा, और सबने वो मना कर दिया कि अच्छा अब आपने कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़नी है, आपने टॉयलेट नहीं यूज़ करना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, घुटनों को हिलाना भी नहीं है। और उन सब चीज़ों ने मिल के और उन दवाइयों के असर से मुझे स्टमक अल्सर भी हो गया। हुँ, मतलब इट इज़ माय अपनी लाइफ़ स्टोरी है ये। अच्छा, वो 6 महीने तो गुज़ार लिए रो-धो के, और फिर आप अंडरस्टूड सी बात है, डिप्रेशन की पहली निशानी ये है कि आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि मुझे उठा ले, बस, बस हो गई, सही, मेरी सही। ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। कितने कर से आप रो-धो सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ख़ैर एनीवेज़, आफ्टर 6 मंथ मेरे अंदर से एक अर्ज उठी कि मैं तो ये ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं गुज़ारूँगी। इतनी यंग एज, क्या मैंने बाकी टाइम व्हीलचेयर पे गुज़ारना है हुँ, या इस तरह बूढ़ों की तरह गुज़ारना है? मतलब मैं बूढ़ों को समझती हूँ कि उनकी अपनी चॉइस है कि वो बूढ़े होते हैं। हुँ, अगर वो अपनी विल पावर दिखाएँ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल दिखाएँ, वो 80 साल में भी जवान हैं। सही है। ख़ैर एनीवेज़, उससे फिर आई गो टुवर्ड्स द थेरेपी, जी। योगा थेरेपी। जो योगा एक्सरसाइज़ थी वो मैं अपनी फिटनेस और ब्यूटी के लिए अपने मामू से सीख के खुद कर ही रही थी। हुँ, हुँ, योगा थेरेपी की जब मैंने एक्सरसाइज़ अपने लिए स्टार्ट की और साथ मैंने यूज़ की मेडिटेशन, अल्लाह के नूर की मेडिटेशन से हुँ। मैंने अपने घुटने हील किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है। और उससे मेरा मैदा आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुआ, मेरा डिप्रेशन बेहतर होना शुरू हुआ, और मज़े की बात ये है कि अपने घुटने ठीक करने के बाद मैंने जो है योगा थेरेपी के कोर्सेज़ बाद में किए हैं। सही है। पहले जो कुछ मैं जानती थी उसके ज़रिए खुद को ठीक किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि एक स्पेसिफ़िक ऐज के बाद हर औरत डिप्रेशन का भी शिकार होती है। घुटनों का मसला भी आता है, जिसके बाद समझ लिया जाता है ये अब एक्सपायर है, इसने बैठे रहना कुर्सी पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। नेगेटिव बातें करते या रहना। फिर इसके कोई जो है ना इलाज है महँगे-महँगे, आप बिल्कुल, घुटना अब चेंज तो करवा घुटने ही लो। चेंज, अब तो हाँ, बिल्कुल ही अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी उसमें केस हिस्ट्री मेरे पोर्टफ़ोलियो में मौजूद है कि मेरे कई पेशेंट जिनको जाने-माने डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका कोई इलाज नहीं है, घुटनों की सर्जरी करवाएँ, एक घुटना 18 लाख का। हुँ, हुँ, वो हुँ। विद माय योगा थेरेपी अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉर्मल सजदा करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। गुरकी वाले 10 लाख में कर रहे हैं मैम। पता नहीं कितने में खड़े हैं, लेकिन एक कोई महँगे वाली बंदी ने मुझे ये उन्हीं लोगों से अच्छा। पता चलता है क्या रेट चल रहा है। ख़ैर एनीवेज़, उसके बाद जब मैंने ये चीज़ देखी, तो मुझे लगा कि वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, हर कामयाब औरत के पीछे एक दर्द का हाथ होता अच्छा। है। इट मेड मी कि मैंने इसको प्रोफ़ेशनली अवेयर करना है। औरतों में ये अवेयरनेस लेके आनी है कि 40 के बाद अपने आप को बुरा ना समझें। हुँ, यू आर यंग एंड यू कैन बी यंग फॉरएवर। सही। और अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखें, आप सेल्फ लव कैसे करें। आपने मतलब सेल्फ लव या सेल्फ केयर ये नहीं है कि आपने ब्यूटी पार्लर जाना है, स्पा में जाना है, महँगे-महँगे कपड़े पहनने हैं। हुँ, इफ यू नो हाउ टू कैरी योर ड्रेस, तो आप हुँ। 100 रुपए के ड्रेस में भी बहुत अच्छे लग सकते हैं, वरना 1 करोड़ का ड्रेस भी ज़ाया है। ₹100 का ड्रेस कहाँ से मिलता है, वैसे बताया तो? ओह! ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलिए, वो तो एक वो बात हो गई, इट इज़ नहीं, जस्ट फॉर मैंने समझा शायद हाँ, 100 वो रुपए का। ₹700 वाला भी मिलता ओह था ना माय गॉड! एक। हाँ, पता चले कि आपने वहीं से कहीं नहीं, से नहीं, 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 हाँ, नहीं, 100 रुपए का तो नहीं मिलने वाला गैस, ये ज़्यादा ₹1000 का ही भी है। मुश्किल हो गया वैसे अब। एग्ज़ैक्टली, मतलब ये कि एक इट इज़ वेरी ईज़ी कि आप एक लिमिटेड चीज़ में भी अपने आप को बहुत अच्छा कैरी कर सकते हैं। ख़ैर उस तरह फिर मैंने अपना ये इंडस योगा हेल्थ क्लब की बुनियाद रखी, और सिर्फ़ मैं लेडीज़ को कैटर करती हूँ। जो जेंट्स हैं वो साइकोथेरेपी है, जो मेरी नफ्सियात से रिलेटेड फ़ील्ड है, उसके लिए मुझसे आते हैं सेशन लेने।
लेकिन जो मेरी योगा एक्सपर्टीज़ हैं वो सब सिर्फ फीमेल के लिए हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि लोग जानते हैं, लोग मानते हैं मेरी बातों को और मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे एक हीलिंग पावर दी है कि उसकी वज़ह से लोगों को रोशनी नज़र आना शुरू हो हुँ, गई है, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूँ बगैर लालच के, बगैर किसी फ़ेम की ख्वाहिश के। इसलिए कभी कोशिश नहीं की कि खुद से उठ-उठ के मतलब एक बिज़नेस टैग बनने की कोशिश नहीं की। लोग गूगल से देख के जो अप्रोच करते हैं, उनको हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आएँ अवेयरनेस के लिए, आई एम हियर, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज़ ये है कि एक डिफरेंट फ़ील्ड लेके चल रही हूँ, हीलिंग पाथ। ठीक है। हीलिंग पाथ में पैसा, फ़ेम ये सब आनी-जानी चीज़ें हैं, उसमें आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से होता है। बिकॉज़ यू नो कि आप हीलर नहीं हैं। हुँ, आपको कोई किसी ने चैनल बनाया हुआ है और वही ज़ात है हील कर रही है, आप बस बीच के चैनल हैं। बस ठीक है। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। तो डॉक्टर साहब आपने अभी एक बात की कि आप जो है ना वो योगा जो सेशंस हैं आपके वो ज़्यादा फीमेल के लिए हैं। जी, जी। तो अगर ये जो मेल हैं, वो अगर इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होना चाहें तो फिर उनके लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है? उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, सही वहाँ है। पर एक्सरसाइज़ वीडियोज़, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इस बात से मैं हरगिज़ इनकार नहीं करूँगी कि आदमियों को तो ज़रूरत ही नहीं है। आदमियों को ज़्यादा ज़रूरत है, उनके सर पे सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग, घर के रोले, बाहर के रोले, वो तो ज़्यादा डिप्रेशन का हुँ, हुँ, और हुँ। इन मसाइल का शिकार होते हैं। ऊपर से उनके ऊपर ये बोझ है कि रोना नहीं है, किसी को हुँ। बताना नहीं है, तुम तो मर्द हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? हाँ वो जी। बेचारे ज़्यादा पिसे हुए हैं, बेचारे शो नहीं कर सकते मर्दानगी के हाँ, हम चक्कर में। बेचारे हैं हमें पता है। नहीं, पता है क्या है, 2 किस्म की हर जगह चीज़ पाई जाती है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम ऐसा इस दुनिया का बनाया है कि इवल और नूर साथ-साथ चल रहे हैं। हाँ जी। तो बस दोनों टाइप की दुनिया में लोग मौजूद हैं। तो मेरी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं सिंपल स्ट्रेचेज़ एंड हुँ, मेडिटेशन, ये मैंने अवामुन नास के फ़ायदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रखी हुई हैं। सही है। कोरोना के ज़माने में बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वहाँ से लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। वो ये कर सकते हैं। बाकी एक दफ़ा आदमियों के लिए कोशिश की थी मैंने, एक मेल ट्रेन्ड करके अपने क्लब में क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन आदमियों के पास टाइम नहीं है। हुँ, किसी की शॉप लेट बंद हो रही है, किसी का ऑफ़िस से लेट हो रहा है, फिर वो इतना थका हुआ है कि वो क्लास नहीं अटेंड कर कर पा रहा। तो उनके लिए यही बेहतर है जो करना चाहते हैं, या वो जो सुबह-सुबह बागों में हो रहा होता है वहाँ हुँ, चले जाएँ, तो सही है। या फिर मेरी यूट्यूब वीडियो से करना। तो इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन द योगा थेरेपी फीमेल एंड मेल? नो, योगा का बिल्कुल डिफरेंस नहीं है मेल एंड फीमेल का, लेकिन योगा और योगा थेरेपी इज़ अ डिफरेंट थिंग। योगा थेरेपी में हम जॉइंट्स पे और मसल्स पे फ़ोकस करते हैं और उसमें हमारा मकसद होता है पेन फ्री करना, एक अच्छी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना, एक बॉडी मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी ये इंक्रीज़ करना। जो दूसरा प्रॉपर योगा प्रैक्टिस है, उसमें आपका वेट लूज़ होता है, आपका एंग्ज़ायटी डिप्रेशन खत्म होता है, आपकी जो एक ओवरऑल लाइफ़स्टाइल बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस आता है, कद छोटा है, कद लंबा होता है, इवन कि जवान लोगों का 1 इंच लंबा हो सकता है। अच्छा। आपकी स्टमक प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। तो जो योगा थेरेपी है, ये प्योरली फ़ोकस कर रही है, जैसे फ्रोज़न शोल्डर हो गया, आपकी कमर के मोड़े हिल गए हैं, डिस्क स्लिप जिसे कहते हैं, सर्वाइकल इश्यू आ गया आपको और घुटनों की प्रॉब्लम आ गई या सियाटिका पेन आ गई है, ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर आप आर्थोपेडिक के पास जा रहे हैं, उसने आपको एक्स-रे लिख के कह देना अच्छा तुम्हारा तो जॉइंट्स में फासला कम हो गया, हुँ, या फिर उसने लिख के कहना है घुटने चेंज करा लो, या ये लंबी-लंबी महँगी-महँगी स्टेरॉइड्स और पेन किलर लिख देनी हुँ। है। उसके बाद पेन नहीं ठीक होनी है, वो सिर्फ़ तब तक ठीक है जब तक दवाई खा रहे हैं। श्योर, हाँ जी। लेकिन उसमें आपकी लिस्ट में एक और स्टमक स्पेशलिस्ट का इज़ाफ़ा हो जाना है, क्योंकि उन दवाइयों ने फिर आपको लेके जाना है स्टमक के डॉक्टर पे। बिल्कुल। सो इन चीज़ों के लिए पेन रिलीफ के लिए इज़ योगा थेरेपी हुँ। एंड योगा प्रैक्टिस इज़ द लाइफ़स्टाइल, इट इज़ फॉर एवरीथिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल, हार्मोनल, मेंटल, फिज़िकल, उन सब की वेल-बीइंग के लिए। ठीक है, तो वो जो इंडिया वाले एक जो जो बाबा मशहूर हैं, वो योगा वाले, अल्लाह वो माफ़ वो करे। क्या जो कि क्या बड़े मशहूर हैं ना अच्छा वो तो, पता है क्या, वो एक कपिल ये शर्मा बहुत शो। बड़ी मिसकंसेप्शन है, अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने अगर योगा प्रैक्टिस को एज़ ए अपनी रिलिजन लेके चल रहे हैं, ये उनकी चॉइस है। बेसिकली अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, सबसे पहली बात ये कि योग संस्कृत का वर्ड है हुँ, हुँ। और ये जो इमर्ज हुआ था वो इंडस वैली से हुआ था। इंडस वैली है पाकिस्तान में। हुँ, हुँ। हिस्ट्री में तो कोई जाना पसंद ही नहीं ना करता। हाँ जी। वहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से रेलिक्स मिले थे जिन हुँ, पे योगा पोजेज़ बने हुए थे। हुँ। अगर हम बहुत पुरानी हिस्ट्री, कोई हाँ पता जी, नहीं ये कितने 5000 हज़ार साल पुरानी के, 500 बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ये था, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रिलिजन से बाहर करें हुँ, हुँ। कि जो और उसकी तरफ जाएँ, जो हमारा ये होता है
संस्कृत साइट पे जाएं, योग से मुराद ये है कि आप गौर व फिक्र कर रहे हैं, आप मुराकबा कर रहे हैं। हुँ। हम जिसको मेडिटेशन इंग्लिश में कहते हाँ, हैं, वो आपको हाँ, सही। उसको हम सूफीज्म में या मुसलमान उसको मुराकबा कहेंगे। हुँ, असल चीज़ क्या है? गौर व फिक्र, अपनी सोचों को, अपने दिमाग को एक जगह पे मुर्तकिज़ करना। हुँ, अब वो जो पुराने ज़माने में योगी कह लें या आप जो वहाँ के सूफ़ी कह लें, जो भी कह लें, वो जब लंबे-लंबे मुराकबे करते थे तो उनकी टाँगें आहिस्ता-आहिस्ता डिटीरियोरेट होना शुरू हो हाँ जाती जी। थी। मतलब मसल्स में आपके ज़रा घुटने अल्लाह ने जॉइंट्स इसीलिए लगाए हैं कि आप मूव करें। हुँ, इसके नतीजे में एक्सरसाइजेज़ ईजाद हुई जिनसे यू कैन स्ट्रेच योरसेल्फ हुँ, और आपकी मोबिलिटी बेहतर हो सके। मेरे नज़दीक ये इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद जिन्होंने इसको रिलिजन से जोड़ा है वो उनकी चॉइस है, वेरी गुड, उन्होंने जोड़ा है, वो जाने। हुँ, लेकिन उसका किसी भी रिलिजन से ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, मेडिटेशन में मैं उनको जब अपनी स्टूडेंट्स को करवा रही होती हूँ, तो मैं उनको बाकायदा कहती हूँ कि अपना कनेक्शन फ़ील करें अपनी ज़ात से, अल्लाह ताला से। हुँ, आप सबके अंदर अल्लाह ताला ने अपना नूर फूँका हुआ है ना, हुँ, हुँ, और फ़ील करें कि आपके ऊपर अल्लाह ताला के नूर की, उसकी रोशनी की बारिश हो रही है, उसकी शिफ़ा की शुआओं की बारिश हो रही है। देखिए इंसान जो है ना वो 3 चीज़ों का मरकब है। ये एक जो ज़ाहिरी हमें जिस्म नज़र आ रहा है, सिर्फ़ ये इंसान नहीं है। आपके अंदर गुर्दे, दिमाग, मैदा, देयर आर टू मेनी थिंग्स जो इंटरनल है, जो नज़र नहीं आ हुँ, रही हैं। हुँ, ये मिलके एक फ़िज़िकल बॉडी बन गई। इसके अलावा आपकी एक पूरी नफ्सियात है, आपकी सोचें हैं। आप इस वक़्त क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या कोई पुरानी बात चल रही है? फ्यूचर को लेके परेशान हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिविटी कर रहे हैं, ये आपकी एक पूरी मेंटल एक फॉर्मेट है पूरा जो हुँ, आपकी ज़ात का हिस्सा है। फिर एक रूह है, रूह के मतलब मेंटल और फिज़िकल तक तो लोग पहुँच जाते हैं। हुँ, हुँ, रूह या सोलफुल तो कोई होने की कोशिश ही नहीं करता, वो क्या है? ये आपका साँस। हुँ, हुँ, साँस क्या है? वाहिद ओनली एक प्रूफ है कि जिससे साबित होता है कि आप ज़िंदा हैं, सही है। ठीक है? अब ये जो साँस है अगर ये रुक गया तो ज़िंदगी से राब्ता मुनक़ता। हुँ, साँस क्या है? हमारे दिमाग, हमारे जिस्म और हमारी रूह के दरमियान कनेक्शन है, सही है। ठीक है? तो जितनी हमारी जो मेडिटेशन वग़ैरह हैं, उनमें हम ब्रीथिंग, अपनी साँस की प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं, जिसके नतीजे में जो आउटकम है योगा का, बेशक वो कोई रिलिजन कर रहा है या मेरी तरह फॉर हेल्दी लाइफ़स्टाइल कर रहा है, वो एक ही है कि माइंड, बॉडी एंड सोल जो हमारी ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं, उसको एक पॉइंट पे मरकूज़ करना, जमा करना। सही है। इसकी मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्कुल आम सी मिसाल है कि हम ट्रेडमिल कर रहे हैं। हुँ, ट्रेडमिल में आपके ट्रेनर ने कह दिया 1 घंटा करो, 2 घंटा करो तो आपने स्मार्ट होना है, तुम मेहनत करो, तुम खाते ज़्यादा हो, आज तुमने कल ये खाया, तुम 3 घंटे करो। नतीजे में आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ़ घुटनों की तकलीफ़ मिल रही है क्योंकि मैं ट्रेडमिल रिकमेंड नहीं करती। लेकिन उसमें नुकसान क्या हो रहा है? आप ट्रेडमिल पे कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया, हार्मोन लेवल ज़्यादा, जो कि बहुत बड़ी वजह है वेट स्टक की। अब ट्रेडमिल करते हुए आपका जो दिमाग है, आपकी ही ज़ात का एक और हिस्सा, वो कुछ और सोच रहा है कि यार कल फलाँ जगह मीटिंग है, या आज मुझे बॉस ने ये कह दिया, मैंने कल इस टाइम यहाँ पे पहुँचना है, या मैंने ट्रेडमिल के बाद फलाँ-फलाँ काम करना है। आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका दिमाग किसी और जगह गया हुआ है, फ्यूचर या पास्ट में। और सांस को तो हमने बॉदर ही नहीं किया ना कभी एक्सरसाइज में। हुँ, अब हमारी ज़ात के 3 हिस्से 3 मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे हैं। इट विल क्रिएट मस्कुलर डैमेज, इट विल क्रिएट स्ट्रेस, इट विल क्रिएट वेरी हाई लेवल ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड रिजल्ट विल बी ज़ीरो, हुँ, क्योंकि तीनों चीज़ें अलहदा चल रही हैं। योगा प्रैक्टिस में आप फिज़िकल बॉडी के साथ जब कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप में अपने माइंड को आपने फ़ोकस किया हुआ है अपने ऊपर, यू आर फोकसिंग ऑन स्ट्रेचेज़, यू आर प्रेज़ेंट इन अ प्रेज़ेंट मोमेंट। साथ आप फ़ोकस कर रहे हैं अपने साँस पे। माइंड, बॉडी, सोल एक जगह पे आ गए हैं। रिज़ल्ट्स आर वंडरफुल। हुँ, हुँ। वेट लूज़ के लिए योगा कर रहे हैं, वेट लूज़ होगा। एंग्ज़ायटी डिप्रेशन कम करने के लिए कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन कम होगा। जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो हासिल होगा। क्यों? क्योंकि माइंड, बॉडी, सोल एट द सेम टाइम मिल के काम कर रहे हैं। सही है। और मैंने मसल बनाने हैं अपने, तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ ये? मैं तो जिम जाता हूँ, तो मसल मैं छोड़। बनाने इसमें ये है कि ये एक बड़ी पढ़ी-लिखी बात है कि एक बड़ी मस्कुलर बॉडी वाला और जो बॉडी बिल्डर भी है वो योगा नहीं कर सकता। योगा नीड्स स्टैमिना ऑफ डिफरेंट टाइप।
ठीक है। क्योंकि उसने तो बेचारे ने फिजिकल बॉडी पे मेहनत कर कर के अपने मसल वगैरह बना लिए, मतलब 80 किसे कम दे नहीं। समझ लो। क्योंकि ठीक देखिए है। मैं उन चीज़ों से इनकार नहीं कर रही, एक अपनी चॉइस है, लेकिन मैं बल्कि जो करते हैं बॉडी बिल्डर वगैरह उनको कहती हूँ कि एंड में बेशक 5-10 मिनट के लिए सही अपने मेंटल स्ट्रेस को भी कम करने के लिए टाइम निकालें, क्योंकि इतनी बॉडी और वेट लिफ्टिंग के बाद स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हुआ होता है। इसका भी ख़्याल करना ज़रूरी है, खाली मसल थोड़ी तो चाहिए। ये तो मैम डोपामिन हमें मिलता है जब डंबल मार रहे होते हैं, तो वो तो होता है? मिल डोपा वक्ती है ये, आगे वो शीशे के आगे कहते हैं वाह क्या बात है, ये है वो है, लेकिन जहां पर बॉडी को आपने एक स्ट्रेन में भी तो डाला है ना, हुँ, हुँ। उसको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग चाहिए ताकि आप साथ रिलैक्स भी हो जाए। खाली डोपामिन नहीं चाहिए, एक रिलैक्सेशन भी चाहिए मसल को, एक रेस्ट रेस्ट टाइम तो हर बॉडी बिल्डिंग में होता हाँ ही है। जी। तो लेकिन करके देखें, देखिए एक बहुत बॉडी बिल्डर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, अंदर से अगर वो छोटू सा चुन्ना सा है ना, कि उसका सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, गुस्से में पागल हो जाता है, हुँ, तो हुँ। वो किस फायदा उसकी ये मस्कुलर बॉडी का, हाँ, सही उसको बात। इंटरनली भी स्ट्रांग होने की जरूरत ठीक, है, ठीक बात। फिर मजा आएगा। सही। तो मैम इसी इसी जो है ना डॉक्टर साहब आपने बात की दरमियान में एक वर्ड आपने यूज़ किया मेंटल हेल्थ का। पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ है वो स्पेशली जो फीमेल में है, वो बहुत ज़्यादा है और इसको जो है वो कोई जो है ना वो ऑन भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही है है। ना हम किसी को कहें जी आपके मेंटल तो वो कहते हैं तेरा दिमाग खराब है हाँ तू खुद मैनू पागल पागल कह हाँ। रही। तो ऐसा ही है। ये इस प्रॉब्लम से जो है ना एक तो अवेयरनेस कैसे जनरेट की जाए एक बात हो गई और इस प्रॉब्लम से जो हमारी फीमेल हैं, जो घरेलू स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, वो किस तरीके से इससे बाहर निकल सकती हैं? पहली बात ये कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए, मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के आज के दौर में अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ गई है। लाइक अगर मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो पहले आपके पास साइकोथेरेपी या नफ्सियाती प्रॉब्लम वाले लोग बहुत कम आते थे। वो ओपन अप नहीं होते थे, वो बताते ही नहीं थे कि घर में उन पे क्या ज़ुल्म हो रहे हैं या चाइल्डहुड में उनके साथ क्या-क्या ब्लंडर हुए हैं जिसकी वज़ह से आज वो ऐसे हैं। हुँ, ठीक है? आजकल सोशल मीडिया अवेयरनेस की वजह से लोगों ने साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट का रुख करना शुरू किया है। स्टिल उन्हें ये नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकियाट्रिस्ट के पास, जिसकी वजह से अभी भी मेरे पास बाज़ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम 20 साल से एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं, बल्कि मैं कई दफ़ा इतनी परेशान हो जाती हूँ, 1-2 इस वक़्त मेरे पेशेंट आ रहे हैं जो यंग लड़के हैं और वो उनको शिज़ोफ्रेनिया हो चुका है। हुँ, हुँ, और मैंने जब उनकी हिस्ट्री स्टडी की है, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये जो उन्होंने ड्रग्स यूज़ की हैं इतनी हेवी, उन सब का साइड इफ़ेक्ट है, जो उनको ये पागलपन की सतह तक ले ये आया है। शिज़ोफ्रेनिया में इतनी शिज़ो मुश्किल-मुश्किल वर्ड आप लोग अदा करते हैं शिज़ोफ्रेनिया इज़ मेडिकल द वाले, पता नहीं ये हाँ, समझ ही नहीं आती हमें, ये यू हम सीधा कैन से बताया द करें। रियल वे, जो असली एक समझे पागलपन की एक किस्म है, अच्छा, अच्छा, ठीक अच्छा। है? अब क्या है कि एंटी डिप्रेसेंट भी हैं ड्रग्स ही। बेशक आप उसको नाम कुछ भी दे दें, हुँ, हुँ। जब तक जैसे हमने पहले बात की है कि दवाई आपकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव नहीं कर सकती है। सो अवेयरनेस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन अब उसमें एक तो ये पता होना चाहिए कि भई आपको कोई भी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का इश्यू आ रहा है, एकदम से एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्ज़ायटी दवाइयाँ नहीं मत लेनी। खाएँ। हेल्दी लाइफ़स्टाइल, लाइफ़ कोच या साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके पीछे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो हुँ, अनकॉन्शियस में फंसे हुए हैं। हम कई दफ़ा कुछ ऐसा बिहेव कर जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसकी वजह वो अनकॉन्शियस की चीज़ें हैं, अनहील्ड हमारे ट्रॉमास हैं जिन पे काम नहीं किया गया। बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया या कुछ खौफ वाली चीज़ ऐसी देख ली, वो कहीं अंदर अनहील्ड रह गई, हम बड़े हो गए। बड़े होने के बाद वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा तब तक रहती है जब तक उसे हील करके निकाला ना जाए। हुँ। अब ये है कि अगर औरतों की बात की जाए, अब चूँकि मेरे पास आना शुरू हो गई हैं, तो मैं एक अच्छा ये इम्पैक्ट दे सकती हूँ कि येस, पीपल आर गेटिंग अवेयर कि हमें इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत है। लेकिन इन नटशेल हमेशा याद रखें, जिस्म को अगर बुखार चढ़ता है, तो आप उसका इलाज करते हैं। जिस्म को अगर कोई बीमारी होती है, तो आप उसका इलाज करते हैं। जिस तरह हमारा ज़हन है, उस तरह जिस तरह हमारा जिस्म है, उसी तरह हमारा ज़हन है। तो ज़हन की भी ये सिर्फ़ बीमारियाँ हैं। ठीक है। इसको प्रॉपर इलाज करें, ये ठीक हो जाएँगी। ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं, आप पे पागल का टैग लग गया। लेकिन हर बंदा इस वक़्त एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इनमें से पहले के मुकाबले में 1000% ज़्यादा गुज़र रहा। हुँ, हुँ। 100 में से मेरे ख़्याल में 99% इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से। ठीक, ठीक। तो इसके ऊपर हर एक को अपने अंदर ये ज़रूर चेक करना चाहिए, हर कोई अपने एटीट्यूड को चेक करे कि मेरे एटीट्यूड की वज़ह से घर में टॉक्सिसिटी आ रही है या घर का माहौल ख़राब हो रहा है। मेरे में ऐसी क्या इश्यूज़ चल रहे हैं आखिर जिसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है?
दूसरे को नहीं, कहीं मुझे तो नहीं ज़रूरत है इलाज की। हुँ, हुँ। और मेरे ख़्याल में पूरे घर को ये कि देखिए एक छोटी-सी ज़िंदगी है और उसको हमने टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। और मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की लाइन लगी हुई है। मतलब इतने-इतने मसले हैं कि बंदा कई दफ़ा हैरान रह जाता है कि एक आरज़ी ज़िंदगी के लिए इतने-इतने बड़े ब्लंडर, हुँ। उसकी वज़ह से लोग खुदकुशी पे पहुँचे हुए हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, एंग्ज़ायटी में लोग आधी-आधी रात को उठ के हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आपकी ईसीजी भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको कुछ नहीं है, आप एंग्ज़ायटी का मर्ज़ है, ये लें, ये टैबलेट गड़ जाएँ। हुँ, हुँ। और इस तरह के 10-10 साल से वो यही चीज़ें चल रही हैं। घर वाले अब तंग आ चुके हैं कि नहीं ये तो है ही पागल, हुँ, तो हुँ। वो नौबत आने ही ना दें। सही, सही। डॉक्टर साहब ये आपने एंग्ज़ायटी और इसके ऊपर तो बात कर दी, मैंने सवाल भी पूछना था। इसमें एक आपने एक चीज़ बात कही कि अब जो है ना अवेयरनेस आ रही है फीमेल में थ्रू सोशल मीडिया। हुँ, तो हमारे जितने भी पुराने गेस्ट हैं, कुछ जो है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ हम सबसे हमने ये सवाल किया, तो उनमें से जो मोस्टली थे, उनका कहना ये था कि जो आजकल ये एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इसके जो बहुत सी कॉज़ेज़ हैं, उनमें एक कॉज़ेज़ है एक्सेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। ऑफ़ कोर्स। तो आप अभी कह रही हैं कि इससे अवेयरनेस, तो क्या ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ समझे, क्या कहें इसके नहीं, ऊपर? पता है क्या देखिए दुनिया की हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। इसमें आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया है एक्सेसिव यूज़ेज, हुँ, हुँ। ठीक है? मैंने एक्सेसिव यूज़ेज के नतीजे में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात ही नहीं की है। एक दवाई है ना, आपको दवाई की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपने खानी है। अब अगर आप खाते ही जाएँगे तो उसके तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स आने ही आने हैं। हुँ, हुँ। सो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने एक चीज़ जो पड़ी हुई है उसमें से हमने अपने लिए पिक क्या किया है। अगर तो आपकी एडिक्शन बन गई है तो एडिक्शन तो बज़ाते खुद एक नेगेटिविटी है और येस एक्सेसिव यूज़ेज ऑफ सोशल मीडिया से भी आपके वो आएँगी एंग्ज़ायटी डिप्रेशन के मसले आएँगे। बल्कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हाँ, यहाँ ये पर तो बहुत इतनी ज़्यादा है। ज़्यादा हुँ, वो हुँ। चीज़ें दिखाई जाती हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बैलेंस, योगा तो सिखाता ही बैलेंस है, हमारा मज़हब बैलेंस सिखाता है कि हर चीज़ को एक एतदाल में लेके चलना है। वो चीज़ इतनी आपकी ज़िंदगी पे हावी ना हो जाए कि आपको अपनी जो रियलिटी की वर्ल्ड है वो एक ना बुरी लगना शुरू हो जाए। आपको अपनी रियलिस्टिक जो रिलेशनशिप है वो बुरे लगना शुरू हो जाए। और अगर आप इसको अपनी ब्लेसिंग के लिए यूज़ करेंगे तो मेरे लिए सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग क्योंकि इसके ज़रिए मेरे जो वर्ड्स ऑफ माउथ हैं वो दूसरे तक पहुँच रहे हैं। मेरे बिज़नेस में हेल्पफुल है और लोगों को पता चल रहा है कि भई हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आके आप दवाइयाँ छोड़ सकते हैं। एक होप पैदा हो रही है मेरी वज़ह से। तो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है। मेरे लिए ये एक डेविलिश थिंग कब बनेगी जब मैं इसको इन चीज़ों के लिए यूज़ करूँगी मतलब उसकी नेगेटिव साइड को यूज़ करूँगी तो इट इज़ टोटली अप टू यू। सोशल मीडिया ना अच्छा है ना बुरा है, उसका यूज़र अच्छा या बुरा हो सकता है, सोशल मीडिया नहीं है। चलें जी, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि सोशल मीडिया नहीं है, वरना काफ़ी सारे लोग इसको समझते हैं। जैसे हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो रही है। मिसाल के तौर पर एक जो है ना हमारे अली अब्बास साहब हैं, वो कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ भी हैं। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बात, एक बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दी कि सोशल मीडिया पे ये जो हमारी नौजवान नस्ल में भी हुँ, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन हो रही है। पहले तो ये होता था कि चलो किसी इस तरह की खातून जिसके साथ कोई घरेलू मसले मसाइल हों, अब तो हुँ, ये नॉर्मल बैठे-बैठे भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, अब किसी बिल्कुल, सहेली को देख लिया जी, वो जो है ना बुरबन में घूम रही है, वो दुबई ऐसा बुर्ज ही है। खलीफा पे है, तो मैं घर में बैठी हुई, तो उसपे भी माइंड पे ले लेते हैं। तो उनके लिए तो फिर ये सोशल मीडिया तो ना हुआ ना ठीक है, डॉक्टर नहीं, साहब। उनके लिए मैं नहीं समझती कि उनके लिए सोशल मीडिया देखिए यूज़र सोशल मीडिया पे जो चीज़ें डाल रहे हैं वो भी यूज़र हैं, जो देख रहे हैं वो भी यूज़र हैं। सोशल मीडिया तो एक प्लेटफ़ॉर्म है ना, उस प्लेटफ़ॉर्म पे आप फूल दिखा रहे हैं या कांटे दिखा रहे हैं। फूल और कांटे गलत हो सकते हैं, प्लेटफ़ॉर्म कैसे गलत हो सकता है? ठीक इट है। इज़ टोटली इम्पॉसिबल मतलब ये कि मेरे पास मैं समझती हूँ कि अगर अब मेरे पास साइकोथेरेपी और मेरी माहिर नफ्सियात से रिलेटेड जो मेरी एक फ़ील्ड है, उसके पेशेंट ज़्यादा हुए हैं तो उसकी वजह सोशल मीडिया है कि मैम हमने इंस्टाग्राम पे आपकी पोस्ट देखी थी कि डिप्रेशन का इलाज है, फ़ोबिया का इलाज है। तो मेरे पास तो सारे आके कहते हैं हमने आपको टिकटॉक पे देखा है, फ़ेसबुक पे देखा है। हुँ, तो हुँ। मैंने उसको यूज़ कर रही हूँ लोगों के भले के लिए। सही अब है। जो जवान लोग वहाँ पीसी बूरबन और इधर-उधर की लोगों की चीज़ें देख के डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो जिसकी वो देख रहे हैं चीज़ें वो भी एक साइको पेशेंट ही है, कि जो इस तरह की नुमाइश कर रहा है वो भी नॉर्मल बंदा नहीं है। कि वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की बजाय ये चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहा है, नुमाइश कर रहा है। उसके भी बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। उसको एहसासे कमतरी है या एहसासे बढ़तरी है, इस वज़ह से वो अपनी हर चीज़ को सोशल मीडिया पे लोगों को दिखा रहा है। और जो अब उसे देख के एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, वो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार है। वो तो यूज़र ही दोनों नेगेटिव साइड पे चले गए ना।
तो मैम हम ਅਸੀਂ कदे-कदे जाइए तो ਉਹਦੀ तस्वीर भी ना लाइए, ये कितना मजा आता तस्वीर देखिए नीयत बड़ी काउंट करती है, अगर तो आपने तस्वीर लगाई है ना सिर्फ़ तस्वीर के लिए, हर चीज़ के अंदर एक वाइब है, एक हुँ, एनर्जी है, मेरा एनर्जी पे बहुत यकीन है। कोई चीज़ है, कोई इंसान है, कोई बात है, कोई मुँह से लफ्ज़ निकले हुए लफ्ज़ हैं, हर चीज़ के अंदर एक एनर्जी होती है। एनर्जी अपना असर दिखाती है। सही है। अब अगर आपने नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ तस्वीर लगाई है, जो कदी-कदार जान दी और आपका उसमें ये है कि लोग सड़नगे या जो भी आप उसे कहेंगे, तो जब आपका मकसद ही ये है, तो इन्ना वला मालू बिन्ने आती। मैं जब लगाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरी ये वीडियो से लोगों को सुकून मिलेगा, उनको कोई ज़िंदगी में होप नज़र आएगी। हुँ, हुँ, और मैं नहीं समझती कि अगर मैं पीसी बूट बन गई हूँ, तो मैं अपनी आप को खुश करने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए गई हूँ, तो मैंने उसमें हसद और नज़रे बद को क्यों लेके आना है? अपनी हँसती-खेलती ज़िंदगी को मैंने नज़रे बद और हसद से कौन इनकार कर सकता है? हमारे मज़हब में ये चीज़ें हैं, तो सही मैं तो नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, 10 लोग वैसे और भी खराब हो जाएँगे, हसद का शिकार हो के साथ तो बेहतर क्या निकला? हुँ, आउटकम ज़ीरो निकल रहा। ठीक, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब अभी इस दौरान आपने एक बात भी वैसे आपके देखे भी हैं आपने बात करते हैं आप रिलेशनशिप पे। तो आजकल के दौर में जो रिलेशनशिप्स हैं इनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है आजकल क्या हैं ऐसे जो कि दरपेश हैं आजकल रिलेशनशिप में? सोशल मीडिया सबसे बड़ा? बिल्कुल सबसे बड़ा। उसके अलावा? सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया है, जो सास-बहू वाले झगड़े हैं, ये अब एक पुरानी जो है ना बात हो गई हुई है, इसमें वो मज़ा जिसे कहते हैं कड़क नहीं रही है उसमें। अच्छा। सोशल मीडिया सबसे बड़ी बला बन चुका है इस वक़्त। अब वो हुँ, अगेन बात आ गई कि उसका नेगेटिव साइड। हुँ, अब वो कैसे कि किसी भी रैंडम बंदी ने बैठ के किसी रैंडम बंदे को फ़ोन कर दिया जो उसे जानता भी नहीं है, हुँ, घर में मसला पड़ गया। हुँ, हुँ, या किसी रैंडम बंदे ने उठा के उधर फ़ोन कर दिया, घर में मसला पड़ गया। ऊपर से लगे हुए हैं आपके पासवर्ड, तो हुँ, मसला गया, हुँ, रिश्ता ख़त्म। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है, वो करती है 2 बंदों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे कि अगर मियाँ-बीवी एक-दूसरे का लिबास हैं, तो आपके और आपके लिबास के दरमियान तीसरी चीज़ कोई नहीं है। हुँ, हुँ, तो फिर अगर तो उन दोनों मियाँ-बीवी का ऐसा रिलेशनशिप है, जैसा हमारा इस्लाम कहता है कि एक लिबास की मानिंद है, फिर तो वो बच गए, फिर सोशल मीडिया की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अपने-अपने पासवर्ड भी लगाए हुए हैं, अपने-अपने सीक्रेट्स भी रखे हुए हैं, अपनी-अपनी दोस्तियाँ भी पाली हुई हैं पुराने वाली जो शादी के बाद चलानी है, रिश्ता नहीं चलने वाला। हुँ, 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 उसमें मेरा नहीं ख़्याल कि डॉक्टर इरफ़ा भी कोई काम कर सके, भई मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास जो बंदी आई है उसे तसल्ली दे दूँगी, 2-4 स्ट्रैटेजीज़ बता दूँगी, मैं उस दूसरे बंदे को तो नहीं बदल सकती जाके। ठीक है। तो इट इज़ द वेरी मेजर कॉज़ जिसकी वज़ह से मसले आ रहे हैं। सेकेंडरी नंबर पे मसले आ रहे हैं अभी भी असूल ही है कि अल्लाह ताला ने अगर मियाँ-बीवी को एक-दूसरे का लिबास बनाया है, तो इंसान में और लिबास में कोई तीसरा नहीं होता है। हुँ, रिलेशनशिप ख़राब ही तब होते हैं जब कोई तीसरा आता है। हुँ, वो हुँ, तीसरा बेशक सोशल मीडिया की सूरत में आए, किसी थर्ड पर्सन की सूरत में आए, सास, बहू, नंद की सूरत में आए या आपका जो वर्क बर्डन है, जो आप बाहर के मामलात घर में लेके आ रहे हैं, उस सूरत में आए। इसमें हम कोई एक रीज़न नहीं दे सकते हैं कि जी घर के या मियाँ-बीवी के रिलेशनशिप इसलिए खराब हो रहे हैं कि सोशल मीडिया इज़ द कॉज़। इट इज़ द थर्ड पर्सन इन एनी फॉर्म। सही अब है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर हम इसको कैटेगराइज़ करें सोशल मीडिया का, एक रैंडम बंदी ने उठ के अगर एक रैंडम बंदे को मैसेज कर दिया है, हुँ, तो उनके घर में मसला आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? अगर वो दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे का लिबास नहीं है, हुँ। उनके पासवर्ड अलग-अलग हैं, उन्होंने अपने-अपने सीक्रेट्स रखे हुए हैं, फिर तो मसले खराब हो ही होंगे ही होंगे। डॉक्टर साहब आजकल जो है ना ये यूनिवर्सिटीज़ में एक बहुत बड़ा मसला है और क्योंकि आप आपका जो है ना वो शोबा भी वैसा ही है। तो ये एलजीबीटी के जो मसले मसाइल हैं आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो यूनिवर्सिटी लाइफ में वो है ड्रग एडिक्शन। तो इज़ इट ये क्या साइकी इश्यूज़ हैं, ये बीमारी है, क्या चीज़ है? इसको आप किस तरीके से इलैबोरेट करेंगे? ये 2 बिल्कुल ऑपोज़िट चीज़ें हैं। पहले ठीक है, हम एक चीज़ पे बात कर लेते हैं, हम ड्रग एडिक्शन पे बात कर लेते सही। हैं। उसमें ये चीज़ जिस किसी ने भी स्टार्ट की है, उसने एज़ ए फ़ैशन या शौकिया शुरू की है हुँ, हुँ, और हुँ। बाद में वो इसमें एडिक्टेड हो गया है। ठीक है। मतलब अगर आप उन लोगों से जो मेरे पास आते हैं लोग, उनकी जब केस हिस्ट्री हम उठा के देखते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हमें यकीन था कि हम एडिक्टेड नहीं होंगे, इट वाज़ जस्ट हुँ, अ फ़ैशन या टू बी फिट इन अ बॉक्स कि हुँ, आप एक ग्रुप पर उसमें अगर आप उनके साथ ऐड होना चाहते हैं, तो वो जो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। हुँ, हुँ, अगर वो लोग चर्स पी रहे हैं, वो लोग ड्रिंक करते हैं या हर उल्टी-पुल्टी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी द पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी अदरवाइज़ वो आपको अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। मतलब इस वक़्त तो यूनिवर्सिटीज़ का ये हाल हो गया है
कि ज़्यादातर वो लोग एंग्जायटी और डिप्रेशन का शिकार हैं जो कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हुँ, इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट, यू हुँ, हैव टू एक्सेप्ट दीज़ इमोरल एक्टिविटीज़। ठीक है। अच्छा, अब उसके नतीजे में वो लोग इस चुंगल में फँसते चले जाते हैं और ड्रग एडिक्शन में आ जाते हैं, बाज़ लोग शौकिया आते हैं। हुँ, कोई 0.1% ऐसा केस है कि वो वाक़ई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में से गुज़र रहा था। उसने एस्केप के लिए या उसके दोस्त ने पीयर ग्रुप पे ये करवाते हैं हुँ, कि यार ये एक सूटा लगा तो ठीक हो जाएगा, तो बड़ा सुकून फ़ील करेगा। उसने लगाया और उसको वाक़ई थोड़ी देर के लिए बड़ा रिलीफ़ सुकून मिला। मिला और वो आहिस्ता-आहिस्ता जब कभी उसको ट्रॉमा आया, मसला आया, उसने ये काम शुरू कर दिया। हुँ, लेकिन इसमें जो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ बढ़ती क्यों जा रही है, उसकी वजह है हमारी सारी मैनेजमेंट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस का कसूर है। टीचर आर नॉट सपोज्ड टू स्टॉप देम। हुँ, मतलब ये आंखों देखे वाक़ई हैं, मेरे पेशेंट आके बताते हैं, टीचर्स को, प्रिंसिपल हर एक को पता होता है कि यहाँ पर ये चर्स भी पी रहे हैं, यहाँ पर शराब की बोतलें भी आ रही हैं, यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उनमें सब कुछ हो रहा है हुँ, और उस पे कोई एक्शन नहीं लेता। मतलब हमारे इन अदर वर्ड्स के जो तालीमी इदारे हैं, जहाँ पर हम तालीम-ओ-तरबियत हासिल करने जाते हैं, उस अंडर दिस बैनर ये सब कुछ हो रहा है। हुँ, हुँ, तो मैं ये समझती हूँ कि बेशक जो स्टूडेंट है जो इस चक्कर में फँस गया है, बेशक फैशन की वज़ह से फँसा है या मजबूरी की वज़ह से फँसा है, लेकिन उसके ऊपर जो अथॉरिटी है, जो लीडर है, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो हम ज़िम्मेदार हैं नई नस्ल के। हुँ, हम लोग अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हमने उधर से आँखें बंद की हुई हैं या हम पैसे की खातिर या किसी भी वज़ह से हम उन लोगों को बाकायदा एक प्रोटेक्शन फ्राहम कर रहे हैं, हम कसूरवार हैं, नई नस्ल कसूरवार नहीं है। क्योंकि देखिए एक बच्चा है, बच्चे ने अगर गलत काम किया है, हमारा काम बनता है उसको पनिश करना, प्यार से समझाना, उसे डाँटना, उसका रास्ता चेंज करना। हुँ, हम क्या कर रहे हैं? ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना एजुकेशनल मतलब जो ऑर्गेनाइज़ेशनल लेवल पे, ना इंस्टीट्यूट लेवल पे, मैं नहीं देखती कि ऐसा कुछ हो रहा हो। वक़्ती तौर पे होता है स्कूल में आफ्टर 1 मंथ एक वो आते हैं एंटी नारकोटिक और आके टेस्ट वग़ैरह कर लेते हैं। लेकिन आपकी पार्किंग्स में क्या हो रहा है, आपकी बैग्स में से क्या निकल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए हम इतनी गैर इखलाकी, गैर शरई और ये सब कुछ इतना सरेआम कर रहे हैं। आई वंडर कि हम लोगों का मुस्तकबिल आगे हमने क्या करना है, फ्यूचर क्या है, भयानक है। ठीक, ठीक, ठीक और सेकंड जो सेकंडली जो एलबीजीटी है वो तो क़यामत की निशानी है, जो सीधी बात है। कौमे लूत वाली हरकतें अगर शुरू हो गई हैं, उसमें भी अगेन 2 चीज़ें आती हैं। हुँ, एक तो इट इज़ अ फैशन। हुँ, ज़्यादातर लोग जो हैं ज़रूरी नहीं कि उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हों। हुँ, अब कुछ ऐसे सीन हैं बल्कि 3 कहेंगे, एक साइकोलॉजिकल, फिज़िकल भी इसमें आ जाता है। जो फैशन वाले हैं उनको तो किसी खाते में ही नहीं हम डालते हैं, वो तो एज़ ए फैशन कर रहे हैं, हुँ, वो तो क़यामत की निशानियों को पूरा कर रहे हैं। बाकी 2 केसेज़ में अगर ये साइकोलॉजिकल है तो वो फिर हार्मोनल चेंजेज़ की वज़ह हुँ, से है। आम तौर पे उसमें अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की, कि अगर वो अपने छोटे बच्चे में ऐसी हरकतें देखते हैं, तो उसी वक़्त उसकी हार्मोनल थेरेपी, उसकी काउंसलिंग, उसकी साइकोथेरेपी करवाएँ, उसको उसकी जो बिहेवियरल चेंजेज़ हैं या उसका लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके लिए किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करें ताकि वो उनको पेरेंटिंग सिखाए कि आपने अपने बच्चे को कैसे लेके चलना है, उसके हार्मोन्स को कैसे सेट करना है। देखिए एक इंसान में मतलब मर्द है तो उसमें फीमेल हार्मोन भी है, मेल हार्मोन भी है। अगर आप मर्द हैं तो आप में मेल हार्मोन ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है। मैं फीमेल हूँ तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हार्मोन ज़्यादा है। तो मेरे में सारी फीमेल क्वालिटीज़, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा आवाज़, ये सब चीज़ें ऐसे हैं। बाज़ दफ़ा कुछ फिज़िकल चेंजेस की वजह से या किसी भी वजह से हार्मोनल इश्यूज़ आ सकते हैं, वहाँ प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। वो हुँ, बंदा अगर इस तरह एलबीजीटी या इन चीज़ों का शिकार होता है, तो समहाउ उसमें इतना उसका कसूर नहीं है, जितना उसकी ये जेनेटिक प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल चीज़ों का इश्यू है। तीसरा जो फिज़िकल है, फिज़िकल में भी पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन मसला क्या है कि एक बच्चा जो गया है ना यूनिवर्सिटी में, वो पैदावार वही है जो उसके माँ-बाप ने पैदा की है। हुँ, उसने चीज़ों का ख़्याल नहीं रखा, छोटे होते से इन चीज़ों पे गौर-व-फ़िक्र नहीं किया, उसको सरेआम छोड़ दिया है। इवन कि वो यूनिवर्सिटी में भी चला गया है, उसकी सरगर्मियाँ क्या हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, किन दोस्तों से मिल रहा है, किस किस्म के पीयर ग्रुप में बैठ रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो फिर बदले में यही चीज़ें होंगी, ड्रग्स एडिक्शन, एलबीजीटी, कौम-ए-लूद और क़यामत की निशानियाँ पूरी होंगी। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि उन चीज़ों को
मतलब छोटे होते अगर पेरेंट्स को पता चल गया तो उसे छुपाएँ नहीं, उसका इलाज करवाएँ। या तो वो छुपा लेते हैं कि ओहो! ये तो कोई शर्मनाक बात है, बल्कि बाज़ केसेज़ मेरे पास इस तरह के भी आए हैं कि शादी हो गई है लड़की की और शादी के बाद लड़की को पता चला है कि उसका जो शौहर है वो गे है। हुँ, और वहाँ पर उस लड़की की तो बर्बादी। अब इस तरह के कुछ लोग अगर मेरे पास आ जाते हैं, वहाँ पर माँ-बाप उससे ये कहेंगे नहीं तूने यहीं पे रहना है, वहाँ यहाँ से तेरा जनाज़ा ही निकलना चाहिए। हुँ, हुँ, मेरा सवाल ये है कि उस लड़की का क्या कसूर है कि वो सारी उम्र एक ऐसे बंदे के साथ ज़िंदगी गुज़ारे जो ना मर्द है ना औरत। हुँ, 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 तो ये वो वाली माशरे के ना सूर हैं कि जिनको या हम दबाना चाहते हैं या जिनसे हम उस दर देखना ही नहीं चाहते हैं, हम हुँ, मुँह इधर रखना चाहते हैं, जैसे वो हैं ही नहीं। हुँ, तो हुँ, फिर नई नस्ल क्या तैयार होगी? सही। हम यही चीज़ें ही तैयार करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे तो जो है ना सारा का सारा जो है वो तोपों का रुख जो है ना वो पेरेंट की तरफ मोड़ दिया। आपने बरी-ओ-ज़मा कर दिया जो इस चीज़ में जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि ये ज़्यादा इश्यू को कुछ जो है ना फॉर द सेक ऑफ जैसे आपने कहा एलजीबीटी या ये फॉर द सेक ऑफ फैशन भी कर रहे हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स जो ऐसा है ही ना, है। तो वो आप सारी की सारी चीज़ें आपने कहा जी नहीं, इसमें टोटल तोपों का रुख मोड़ने का मकसद नहीं है। लेकिन देखें मैं अगर अपनी सारी एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँ, तो एक जो माँ-बाप है ना, वो एक पहला तरबियतगाह है। हुँ, तो यहाँ पर तो हमारे ऐसे हालात चल रहे हैं कि माँ-बाप साथ बैठ के बच्चों के सूटे लगा रहे हैं। हुँ, हुँ, वहाँ पे फिर हम क्या कहेंगे? मैं क्यों माँ-बाप को इस बात की वो ना दूँ? मतलब माएँ जो हैं मोबाइल यूज़ कर रही हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको भी मोबाइल दे दिया। हुँ, तो माँ-बाप कसूरवार हुए कि नहीं? हुँ, हुँ, देखें, जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मैं हर इंसान को अपनी फ़ितरत पे पैदा करता हूँ, फिर तुम लोग उसे यहूदी बनाते हो, मजूसी बनाते हो या ईसाई। ये हुँ, अल्लाह ताला ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, हुँ, ठीक है? तो हमें माँ-बाप को अल्लाह ताला ने पैदा किस लिए किया है? अब माँ-बाप ने अगर अपना 100% रोल प्ले कर दिया है, जो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने उसकी गोद में एक पूरी इंसानियत डाली है, हुँ, हुँ, ठीक है? वो अगर माँओं ने और बापों ने अपनी वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, 100% तोपों का रुख माँ-बाप की तरफ है। हुँ, हुँ, बच्चे का कसूर नहीं है, वो वही एक आउटकम है, जो हुँ, माँ-बाप ने उससे सारी उम्र या उस पे बहुत सख्ती की है या उस पे ध्यान ही नहीं दिया या परवाह ही नहीं की या वो खुद इमोरल एक्टिविटीज़ में बिज़ी था, तो बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। हुँ, हुँ, अगर माँ-बाप ने अपनी 100% तरबियत की है, अपना बेहतरीन दिया है, फिर भी बच्चा इस तरफ जाता है, फिर वो जवाबदेह है हुँ, और वो हुँ, कम है। सही, यहाँ सही। पे ज़्यादातर आप देखें ना कि आजकल के बच्चे जब कल को आजकल की जो जनरेशन है वो माँ-बाप बनेगी, वो किस किस्म का माँ-बाप होगी। हुँ, तो ये हम जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, ठीक। तो वो लिमिटेड लोग हैं कि जिनका वो फिर आज़माइश वाला केस आ जाता है कि बेहतरीन माँ-बाप ने तरबियत कर दी, हुँ, तो भी कोई एक आधा पीस अगर खराब निकल आता है, तो वो एक आज़माइश है। हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ पर इस वक़्त पूरे की पूरी पिक्चर ही और है। सही है। तो इसलिए मजबूरी है कि हर माँ-बाप को ये सोचना चाहिए, आज की डेट में सोचना चाहिए, बच्चा अगर 10-10 घंटे कमरे में है, रात को कितने बजे सो रहा है, वो अपने मोबाइल पे क्या देख रहा है। हुँ, हुँ, माना कि एडल्ट हो गए हैं, आप उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। हुँ, अगर छोटे होते से आपने ये चीज़ें की हुई हैं, तो फिर बड़ा होके भी वो आपका ओबीडिएंट रहेगा। ठीक, अगर ठीक। छोटे होते से आप लोगों की टॉक्सिसिटी है, आप एक-दूसरे को तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, माँ-बाप भी बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे, तो रिस्पेक्ट लेंगे। ठीक है। सो माँ-बाप के बहुत ज़्यादा हकूक हैं, हुँ, हुँ, लेकिन उनके फ़राइज़ उससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, उनकी गोद में एक इंसानियत ने पलना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक रिसेंटली ना एक हुआ है कल डॉक्टर साहब से भी ये बात हुई, डॉक्टर प्रोफ़ेसर जावेद साहब के ना एक बड़ा वायरल एक बात हुई कि 20 मिलियन जो है ना वो एडल्ट कंटेंट पर डे हिट होता है इन पाकिस्तान। इसी से हुँ। रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब 2 करोड़ डेली का हिट होता है एडल्ट कंटेंट इन पाकिस्तान। तो क्या ये भी इसी जो आप बात कर रही हैं कि इसमें जो है ना क्योंकि पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई हुई या ये भी आप कहते हैं कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि ये साइकी इश्यू है बिल्कुल भी कि नहीं है। क्योंकि ये साइकी इश्यू बन जाता है। हुँ, हुँ, ठीक है? अब वो बनता कैसे है कि जब हमने वी आर मुस्लिम, हुँ, सो हुँ। हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं रिलीजन से अपार्ट होके बात करूँगा। हाँ जी, भई बिल्कुल। हम दुनिया में आए किस लिए हैं? हुँ, ये हुँ, आज़माइश की जगह है और यहाँ पर हम ये कह ही नहीं सकते मज़हब को साइड पे रखो। हुँ, हुँ, हमें लाइफ़स्टाइल ही हमारा मज़हब दे रहा है, उसके बगैर हम क्या हैं और क्यों आए हैं? फिर हुँ, तुम एक भेड़, बकरी या मवेशी हैं। हुँ, हुँ, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं एंड दैट्स इट। ठीक है। ठीक है? इफ वी आर हियर और ये एक आज़माइश की जगह है तो हमें एक लाइफ़स्टाइल, एक पैटर्न अल्लाह ताला ने दिया है। हुँ, हुँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें एक ज़ाब्ता-ए हयात दिया गया है। हुँ, हुँ, अब अगर हम उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे,
हम पोर्नोग्राफी भी देखेंगे, हुँ, हम हुँ। एडिक्शन भी करेंगे, हम हर इमोरल एक्टिविटी भी करेंगे। हमें ये जो एडल्ट कंटेंट है ये भी अट्रैक्ट करेगा, हम दुनिया का हर गंद घोलेंगे, हुँ, आसान हुँ। लफ्ज़ों में, हुँ, हुँ। ठीक है? अब वहाँ पर रोल अगेन आता है कि छोटे होते आया हमने बच्चों की तरबियत वो की जो हमारा करने का फ़र्ज़ था, या वो एक बच्चा जो कि अभी गोद में है, उसके आगे हमने रंग-बिरंगे जो कार्टून में भी इवन के इस तरह का कंटेंट होता है जो आपके छोटे बच्चे के हार्मोन्स पे असर डाल सकता है। हुँ, हुँ। हमने बच्चे के आगे वो कार्टून रखे हुए हैं, एक पूरा माफ़िया है। हुँ, हुँ। सोशल मीडिया अगर ब्लेसिंग है, तो उसके अंदर एक माफ़िया या एक डार्क साइड भी है। हुँ, हुँ। जिसका ये काम है कि छोटी-छोटी नस्लों को बर्बाद कर देना। हुँ। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान व्हाई इट इज़ ऑन द टॉप, हुँ, हुँ। क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब या दूसरे मुल्कों के लोग हैं, उनका जो सबसे बड़ा डर है वो पाकिस्तानियों से है। हुँ, हुँ। कहा जा ये एक हकायत है, हो सकता है मैं बताने में इसे थोड़ी ऊँच-नीच कर दूँ, कि किसी कौम को तबाह करना है ना तो उसके हाथ से तलवारें छीन के उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, या हुँ। इससे मिलती-जुलती एक चीज़ है, हाँ, या कलम उसके निकाल अंदर के। फ़हाशी फैला दो। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये एक माफ़िया के तहत फ़हाशी फैलाने का अमल जारी किया जा रहा है ताकि आपकी गैरत तबाह हो जाए, आपके अंदर से इस्लाम, मुहिब्बुल वतनी ये सब जज़्बा तबाह हो जाए, और जो पाकिस्तान जो कि एक निशाते सानिया या जिसके मुतालिक इसको सेकंड मदीना कहा जाता है, वो ख्वाब ख़त्म हो जाए, ये जनरेशन तबाह हो, बर्बाद हो जाए। हुँ, हुँ। और हम उस मिशन को पूरा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं इस चीज़ का पता। हमने छोटे बच्चों के आगे रख दिया है, वो उसमें क्या देख रहा है, ब्रेक आती है जब, तो उसमें क्या कंटेंट आ रहा है हमें पता ही नहीं। हुँ। तो इन सब चीज़ों के बाद वही बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करेगा, उसका एक्सपोज़र भरेगा, हर मुख्तलिफ घरों से उठ के वहाँ रंग-बिरंगे बच्चे आए हुए हैं, वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो जाएगा। और जो यूनिवर्सिटी पहुँच गया वो तो एक पत्थर का बुत है तैयार, उसको हमने क्या बदलना? हुँ, हुँ, ये हुँ। एक स्लो प्रोसेस है, जिसके लिए अगर आज हमने ये ना सोचा, तो पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में। ठीक, ठीक डॉक्टर साहब, इस पे तो पॉइंट आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले जो है ना एक और रिपोर्ट आई थी, यूएन की रिपोर्ट थी, और बड़ी जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन वो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना 35 ईयर प्लस जो है ना फीमेल ऐसी हैं जो कि अनमैरिड बैठी हुई हैं। हुँ, किसी भी हुँ। सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होती है। क्या क्या समझती हैं आपके नज़दीक, व्हाट आर द कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और उसको हम किस तरीके से डील कर सकते बिल्कुल सही, ये बड़ा एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हैं? उसकी वजह ये है कि हमने जो हमारे इस्लाम ने हमें बाउंड्रीज़ और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, उनको मानने की बजाय हमारे माशरे ने जो बताए हैं ना, कि इस माशरे में ये होता है और लोग क्या कहेंगे, हुँ, इन हुँ। 2 चीज़ों को लेके हम चलते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? अगर हम अपने माशरे की बात करें, हम अपने रिलिजन की बात करें, तो ये क्लैश है। हुँ, हमारा माशरा बना है बिर-ए-सगीर पाक-व-हिंद, हम हमारे अंदर हिंदुइज़्म, उन लोगों के तौर तरीके, उनकी परंपरा जेनेटिकली रच बस गई हुई हैं। हुँ, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो हमारा मज़हब तो ये कहता है कि तुम अपनी मुतल्लिका या बेवा औरतों को घर में ना बिठाई रखो, बल्कि उनको अच्छे तरीके से रुखसत करो, हुँ, ठीक है? हमारा माशरा ये कहता है कि औरत की एज ज़्यादा या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शी नीड्स टू बी मैरिड। हुँ, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उनकी जो पहली मिसाल थी, हुँ, उन्होंने 40 अपने, साल आप, हाँ, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी मिसाल है, हुँ, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमारे लिए कायम की। क्यों की कायम? हुँ, हुँ, ताकि माशरे की ये चीज़ें, और उन्होंने भी बहुत उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ रिएक्शन और वो सारी चीज़ें देखी, हुँ, हुँ, ठीक है? अब हमारे माशरे का जो ये नासूर है कि लोग क्या कहेंगे? हुँ, हम अपने लिए तो जीते ही नहीं हैं, हम तो लोगों के लिए जीते हैं, माशरे के लिए जीते हैं, लेकिन आखिरी दिन क़यामत के रोज़ जवाब हमने देना, तब ठीक इनमें है। से किसी ने आके नहीं देना। हुँ, तो उसकी वजह ही ये है कि हम इनमें से जो अगर इस्लाम की बताई हुई चीज़ों के मुताबिक चल रहा है, वो यहाँ पर हो सकता है उसको अच्छा ना समझा जाता हो, वहाँ वो ज़रूर सुरखरू होगा। हुँ, हुँ, सो इट मस्ट बी योर डिसीजन, ये पेरेंट्स का डिसीजन है। और अगर औरत बैठी हुई है 35 साल की घर में, तो वो वाली बंदी बैठी होगी जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। हुँ, 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 वो अगर डिपेंडेंट है अपने भाई पे, अपने बहन उस पे, बाप पे, तो वो बेचारी मजबूर है। हुँ, हुँ, इसलिए औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, औरत को अपनी इज़्ज़त का, अपने नाम का, अपनी नमूस का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने डिसीज़न्स खुद ले सके अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हुँ, हुँ, नॉट अकॉर्डिंग टू द फैमिली एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। हुँ, 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 तो ये जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा शरह है ना, उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने रास्ता ही कोई और पकड़ा हुआ है, जो हमारा रास्ता ही नहीं है। हुँ, हुँ, तो वो हमें कहाँ लेके जाएगा?
वो इन्हीं चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। हुँ। कि वो और फिर वो उनमें क्या होता है कि जो इस तरह बैठी हुई हैं 35 या 40 की हो गई हैं, वो मेरे पास फिर साइकोथेरेपी के सेशन लेने आती हैं। हुँ। उनको फिर डिप्रेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, एंड वाले आखिर तक वो बेचारी फिर पागल हुई होती हैं। हुँ। डॉक्टर साहब आपकी बात थोड़ी-सी माज़रत के साथ मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमारा मेरा जो सवाल वो ये था कि डोंट यू थिंक कि 35 प्लस की एज में बैठी हुई हैं तो इसमें ऑब्वियसली हमारे माशरे के जो मेल हैं उनमें भी है कि जी उनको अपनाना चाहिए, सही बात। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये 35 ईयर तक पहुँची क्यों? व्हाई ये जो है ना ये सारा मसला तो स्टार्ट हुआ ना कि हमें इस्लाम ने भी कहा है कि जी व्हेन औरत जो है ना वो एक एडल्ट है तो हुँ, शादी कर देनी चाहिए। तो चलो मान लेते हैं कि जो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, उसको निभाते एजुकेशन करते-करते 25 हो गए। हुँ, 25, 28, 30 वो जो एक ऑप्शनल केस है कि जी आप 35 के प्लस है तो हम अपनाना एक अलग बात है। हुँ, मेरा सवाल ये था कि 35 ईयर तक वो पहुँचती क्यों है? अब देखें अगर 1 करोड़ है, तो अब आप देख लें कि हमारे 25 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ अगर देख लें तो हर एक खानदान में हुँ, एक राउंड अबाउट फिगर लगाएँ तो हर खानदान में 1 या 2 से ऐसी लड़कियाँ जो है ना बैठी हुई हैं। तो अब हुँ। देखें सवाल तो ये पैदा होता है कि ये 35 तक पहुँची क्यों? क्या इसके पीछे उनकी अपनी कोई रीज़न है? बाज़-औक़ात क्योंकि आजकल जो लड़कियाँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है हुँ, कि अगर हुँ। मैंने मास्टर्स कर लिया तो मुझे जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले या फिर जो है ना 17 ग्रेड का बंदा मिले। बिल्कुल, क्या क्या बिल्कुल। क्या ये मसले-मसाइल हैं? मल्टीपल रीज़न है। इसमें अगर हम इस साइड पे देखें कि लड़की अगर खुदा ना ख़ास्ता शक्ल-ओ-सूरत में इतनी बेहतर नहीं है, जबकि शक्लें सबकी अल्लाह ताला ने बनाई हैं। तो लड़कों की डिमांड है, लड़के चाहते हैं कि हम बड़े कामयाब हो गए हैं, इतना हम कमा रहे हैं, तो हमारी स्टिल लड़की ना 20 साल की यंग लड़की, कुँवारी बच्ची होनी चाहिए, ठीक है? इस चक्कर में अगर वो साथ ये भी मतलब इतनी उल्टी डिमांड है कि उनको एक नॉर्मल घराने की जो बेटियाँ हैं वो पूरा ही नहीं कर सकती हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर वो बाज़ केसेज़ में ऐसे है कि लड़की ने कमाना शुरू कर दिया तो फिर तो उसका अपना दिमाग बड़ा आसमानों पे जाना शुरू हो जाता है। हुँ, उसको भी फिर छोटा-मोटा रिश्ता पसंद नहीं आता, वो माँ-बाप को टफ़ टाइम देती है। हुँ, इस वाले मामले में देयर आर टू मैनी रीज़न्स। हुँ, तीसरे केस में ये है कि वो अगर कमा रही है और माँ-बाप घर बैठ के खा रहे हैं, तो वही चाहते हैं कि इसकी ना हो। हुँ। फिर एक और केस ये आता है कि जिसमें लड़की के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इस किस्म की आ गई हैं, वो अपने बुरे माँ-बाप की खिदमत कर रही है या उसको इस तरीके से मुतनफ़्फ़र किया गया है या उसने अपने माशरे में इस किस्म के एक्सपीरियंसेस देख लिए हैं कि वो खुद ही भाग गई है कि मैंने करनी ही नहीं है। हुँ, रिश्ते आने की एक उम्र होती है, लेकिन हर उल्टे-पुल्टे रिश्ते को एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। हुँ, यहाँ पर लड़की वाले और लड़के वालों की डिमांड के दरमियान जो क्लैश है, वो भी हुँ। आता है। किसी जगह पर लड़की की डिमांड्स गलत आती हैं, किसी पे लड़की के घरवालों की, कहीं लड़के की डिमांड्स आती हैं लड़के के घरवालों की, लेकिन सब बेस जो हैं वो सोशल स्टैंडर्ड्स पे ही हैं, जो एक मतलब अनरियलिस्टिक सोशल स्टैंडर्ड्स। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब इसी से रिलेटेड एक बात जो कल-परसों अच्छा ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है यूएन की, अच्छा। ये 6-8 महीने पहले की है और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ये कल-परसों जो है ना मेरी नज़र से गुज़री है वो ये कि पाकिस्तान में ही जो तलाक की शरह है, हुँ। वो मतलब अलार्मिंग हद तक जो है ना बढ़ गई है। तो आपके नज़दीक जो है ना व्हाट आर द कॉजेज़ रीज़न्स क्या हैं? अब इसके भी अच्छा मल्टीपल रीज़न मैं हैं। आपको थोड़ी-सी सॉरी मैं सवाल ये जी, जी। थोड़ा-सा बढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों का ये मानना ये है कि पहले टाइम के ऊपर जो है ना क्योंकि मैरिजेज़ जो है ना ज़्यादा अरेंज हुआ करती थी। हुँ, ठीक है, गाँव देहातों में वहाँ से लोग या जैसे भी होते थे, अरेंज हुआ करती थी और वो निभाने वाली होती थी। अब क्योंकि हुँ, ये लव मैरिज का ट्रेंड चल निकला है और सोशल साइट की वजह से क्योंकि हम जो है ना शादी से पहले जो फेस दिखा रहे होते हैं, शादी के बाद ऑब्वियसली हुँ। चेंज होता है। तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शन होती है फेजेज़ के दरमियान, दैट इज़ द रीज़न ऑफ दिस या फिर ऑफ कुछ और कोर्स है? इट इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना, जो मुनाफ़िक़त है, वो रीज़न है। इससे लव मैरिज से और अरेंज मैरिज से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक अगर है। लव मैरिज भी है, आपने पहले कोई और चेहरा दिखाया है, कोई और ख्वाब दिखाए हैं हुँ। और बाद में आप कुछ और निकले हैं, तो फिर वो रिश्ता नहीं चल नहीं डॉक्टर सकता। साहब बाद में दिखाते नहीं होते, लेकिन आप देख लेना निक कि ये देखें आप मिसाल के तौर पर मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। शादी से पहले जो है ना जी आप चैट चल रही है रात के 8-8, हुँ, 10-10, हुँ, 11, 12-12 बजे तक, टाइम दिया जा रहा है। दोस्तों को साइड पे जो लड़के भी ऐसा करते हैं डेफ़िनिटली। शादी के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती हैं। ही नीड टू फीड अच्छा, इसमें मैं नहीं समझती हूँ कि हम कहें कि लव मैरिज जो है नाकाम है और अरेंज कामयाब है, या पहले निभाने वाली थी अब नहीं निभाने वाली हैं। मैंने ऐसे अपनी देखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि इसमें 2 जो पर्सन हैं जो एक बंधन में बंध गए हैं, ये सब उन पे डिपेंड कर रहा होता है। हुँ, हुँ। नो मैटर आपके जो बाहर वाले हैं, ससुराल वाले, लड़की वाले, लड़के वाले,
वो कितना मर्जी टफ टाइम दे रहे हैं, हम्म, वो अगर इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, वो 2% जो 2 फ्रीक हैं मियाँ और बीवी, हम्म, वो इमेच्योरिटी बेशक लड़की के एंड पे है या लड़के के एंड पे है, रिश्ता अब नहीं चलेगा। हम्म, वो पुराने जमाने थे जो निभाव होता था, ज्यादातर होता था माँ बाप की नाक ना कट जाए, हम्म, यहाँ से तो मेरा जनाजा ही निकलना है। वो जितनी पिसी हुई खवातीन है, वो आजकल डिप्रेशन ज़्यादा अगली नस्ल पैदा कर चुकी हैं, सही है। क्योंकि उन्होंने तो एक बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड निभाने के चक्कर में या वहीं से जनाजा निकालने के चक्कर में ज़िंदगी गुजार ली। हम्म, लेकिन इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज, ट्रॉमा, डिप्रेशन के साथ जो आप अपनी औलाद पाल रहे होते हैं ना, वो एक हेल्दी जनरेशन पैदा नहीं होती है। सही है। वो आप अपने सारे ट्रॉमा, अपनी सारी पास्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज, इवन के पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हम्म, ये सब चीज़ें आपने अपनी अगली नस्ल में शिफ्ट कर दी होती हैं। बाज़ औरतें इस डिप्रेशन में उनका अपने घर वालों पे, अपने शोहर पे, अपने ससुराल पे बस नहीं चल रहा, बच्चों को रज के मारती है। व्हाट हम्म, इज दिस? हम्म, बच्चा एक इतनी ज्यादा मार खाने के बाद एक नॉर्मल पर्सन हो गया, वो सबसे बड़ा साइको है। हम्म, वो एडल्ट जब बड़ा हो गया, वो जब आगे अपने नए रिश्ते में जा रहा है, वो क्या करेगा? सही। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली चीजें हैं। हम्म, तो आया क्या, सिर्फ घर बचाना ही सब कुछ है? बेशक उस घर में आप जंग कर रहे हैं, हर वक्त बर्तन चल रहे हैं, हम्म, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आपने पूरी नस्ल डिप्रेशन की पैदा कर दी है, घर बचा लिया। हम्म, हम्म, ये हमारा इस्लाम तो नहीं ये चीज कहता। हम्म, हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अगर तुम्हें उसमें कोई एक चीज नहीं नजर आती तो चेक करो, शायद कोई दूसरी अच्छी लगती हम्म, हो। हम्म, स्टिल अल्लाह ताला ने आपको बांधा नहीं है। हम्म, ये सबर इसको नहीं कहते हैं, इसको जबर कहते हैं। ठीक है। सबर और जबर में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। जबर एक मुनाफ़क़त है, हम्म, जो हम अल्लाह ताला से दिखा रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, और अंदर से हम रो रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हैं, ये कैसा सबर है? हम्म, सबर तो ये उसकी रज़ा में राज़ी होना हम्म, कि यार ये अल्लाह तेरी मर्ज़ी है, तो आई एम ओके विद दैट। हम्म, इसमें तेरी मसलियत है, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम्म, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बस ये एक रोना रो रहे होते हैं। सबर, इट इज़ नॉट सबर, इट इज़ जबर। हम्म, सेकेंडली आते हैं लव मैरिज की तरफ। हम्म, अब ये मैंने आपको अरेंज मैरिज की बात बताई है। लव मैरिज वाले केस में भी अगेन बिफोर मैरिज भी इमेच्योरिटी चल रही है, सारी सारी रात चैट चल रही है। उसमें किसी ने ये कोशिश ही नहीं की है डिस्कस करने की कि हम एक अपनी जिंदगी का नया होराइजन शुरू करने जा रहे हैं, हमने कैसे चलना है, हम्म, हमारी एक दूसरे के ऊपर लाइबिलिटीज क्या हैं, आया वो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए तैयार है, आया मुझे मेरी ड्यू रिस्पेक्ट मेरी सोसाइटी में मुझे दे सकता है, मेरे ये खर्चे हैं या हमारी इस वक्त मतलब मिलके इतने ज्यादा खर्चे हैं, हम उनको मिलके पूरा करेंगे। ये वो बातें हैं, बजाय इसके कि आई लव यू, आई मिस यू। ये हम्म, इमेच्योर बिहेवियर है। इमेच्योर बिहेवियर के साथ जिसने लव किया है और लव के बाद लव मैरिज भी किया, उसकी डिवोर्स बेचारे की हो ही होएगी। लेकिन अगर आप मेच्योरली चले हैं, आपने एक जिम्मेदाराना तरीके से हम्म, इकट्ठे जिंदगी गुजारने का फैसला किया है, होशो हवास में रह के, लंबी लंबी चैट्स किए बगैर, रियलिस्टिक की रह के, तो आपका ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होगा। ठीक दुनिया है। की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है, सही है। क्योंकि वो रियलिटी पे बेस है, वो फैंटेसी बेस नहीं है। ठीक तो है। देर आर टू मैनी मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से इसकी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि टॉलरेंस लेवल भी कम हो गया। बहुत ही ज्यादा रीजंस हैं। हम्म, जिस केस को उठाएंगे उसकी कोई नई रीजन निकल आएगी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपके नज़दीक जो ये मसले मसाइल हैं इसमें एक और भी होता है कि अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम द मैं क्योंकि मैं मेल हूँ तो मैं उस साइड को ज़्यादा वो नो करूँगा। प्रॉब्लम। तो वो अननेसेसरी डिमांड इस वजह से कि जी गर्ल्स जब आ जाती हैं मिसाल के तौर पर किसी की एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो कहेंगे नहीं जी आप जो है ना इन्हों भी बाहर कर दो, इन्हों भी बाहर बिल्कुल कर दो, बिल्कुल ऐसा ही होता इस है। तरह करो, सिंपल तुम रहो या मुझे कहीं और जो है ना शिफ्ट कर ले दो जाओ, मैं। हाँ। तो क्या ये उसको कॉज नहीं है? पहली अब बात जो ये है, लड़का होता है वो तो बेचारा फंस गया ना, नहीं कर माँ की सकता है। तरफ जाए, बीवी बिल्कुल की ऐसा तरफ। ही है, वो बेचारा आधा तीतर आधा बटेर हम्म, बन जाता है। और सबसे ज्यादा जो जिंदगी जीरन होती है वो ऐसे ही बंदे की हम्म, होती है। वहां पर बंदे को बहुत ज्यादा सोच समझ के और मेच्योरली बिहेव करना चाहिए। हम्म, वहां पर ना सख्ती काम करेगी, ना जरूरत से ज्यादा नरमी काम करेगी। पहली बात ये कि वो फिर वो बेचारा वाहिद मजलूम बंदा है, मैं उसे मजलूम कहूंगी, जो बीवी की अननेसेसरी डिमांड्स का शिकार हो गया। हम्म, ठीक है। लेकिन अगर उसने मेच्योरली बैठ के बैलेंस नहीं उसी वक्त ढूंढा, हम्म, तो वक्ती तौर पे वो मे भी ताजी ताजी शादी की खुशी में उसकी सारी डिमांडें पूरी करता रहे, एट द एंड ऑफ डे उस शादी में मियाँ बीवी के और बीवी मियाँ के दिल से उतरी होती है, हम्म, सिर्फ डिमांडें ही पूरी हो रही होती है। मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको कहाँ तक ले जा सकती है?
आपके पास गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, लेकिन जो एक सुकून अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते में रखा है वो खत्म। हम्म, फिर गाड़ी है, बंगला है, दुनिया की हर चीज है, सुकून नहीं है। हम्म, वो बेशक आप साइलेंट वॉर के जरिए पैदा करें या फिर हर वक्त लड़ते रहें, बोलते रहें, चीखते चिल्लाते रहें। हम्म, तो वहां पर जरूरत है, अगर इस तरह की औरत मिल गई है तो एक मेच्योर वे में रह के बैलेंस रखने की जरूरत हम्म। है। उसमें तो फिर अब आप मर्द हैं, आपको पता ही होगा कि नहीं तो किस तरह ट्रीट नहीं करने नहीं का नहीं, तरीका। यहाँ पे भी मतलब हम लोग जो है ना वो मेच्योर होके ट्रीट करें, देखिए, रादर देन के जो फीमेल की साइड है तो क्या उसको अपनी देखिए मैं अननेसेसरी डिमांड्स को नहीं फीमेल हूँ, करना। लेकिन मैं क्लियरली आपको एक बात कहूंगी। हम्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मैंने औरत से ज्यादा बेवकूफ होने के बावजूद हम्म। मर्द पर हावी होने वाला और कोई मखलूक नहीं देखी। देख लें, साहिल अदीम साहब ने भी ये बात कही थी। और ये मैं एग्री करती हूँ इस बात से। ठीक है। तो औरतों को इस बात को समझना चाहिए, वो हम्म, अगर बनना चाहती हैं तो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रोल मॉडल रखें हजरत आयशा को, तो बिजनेस वुमेन थी, एक कामयाब बंदी थी। हजरत खदीजा को रखें, वो भी बिजनेस वुमेन थी, एक कामयाब बंदी थी, कामयाब बीवी थी, कामयाब माँ थी। हम्म, इन लोगों ने रोल मॉडल रखी हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। हम्म, तो उनको देख के फिर आपको सोने की घड़ी चाहिए, सोने के ये चाहिए, पीसी में रहना है आपने, गाड़ी चाहिए आपको, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपके रोल मॉडल ही ये मटेरियलिस्टिक लोग हैं। हम्म, हम्म, ये बड़ी एक है चीज, हम्म, अदरवाइज ये नहीं है कि अगर हदीस में चीज आ गई है कि इससे ज्यादा बेवकूफ, एक और वर्ड इसके लिए स्पेसिफिक यूज हुआ हुआ है जो मेरे जहन में नहीं आ रहा। हम्म, तो ये ऑथेंटिक, हम इसको 100% औरतों पे लागू नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन चले 90% पे हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, हकीकत है ये। सही है डॉक्टर साहब, आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इस्लाम कहता है जी कि मर्द को 4 शादियां अलाउ हैं, हम्म। तो क्या आप अपने हस्बैंड को अलाउ करेंगी सेकंड मैरिज? जो मजहब ने अलाउ कर दिया, मैं होती कौन हूँ उसको मना ये करने वाली वाली। वैसे एक बात कही थी, और लिटरली नहीं, डू ये यू मीन इसमें दैट? अगर मैं कहूंगी मैं नहीं अलाउ करूंगी, तो मैं अल्लाह ताला के आंसरेबल हूँ कि अल्लाह के असूलों में मैं कौन होती हूँ करने वाली। हम्म, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने हस्बैंड को प्यार इतना देती हूँ, उसको मेरे में से कोई ऐसी चीज, कमी नहीं मैं छोड़ती हूँ, अपनी इज्जत, मोहब्बत, खिदमत की, या जो जो मेरे फराइज हैं हम्म। और वो फ्राइज मैं पूरे कर रही हूँ, और जो मेरे हकूक हैं वो भी पूरे कर रहे हैं, तो कोई बदकिस्मत ही होगा जो इस चुंगल में फंसेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात भी कही जाती है, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो मेल और फीमेल का रेशो है आपको भी पता है, हम्म। मेल जो है ना कम है बेचारे, और फीमेल जो है ना वो ज़्यादा है। तो हमारा इस्लाम जब ये कहता है, इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि आपने कहा जी कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार, वो तो हर कोई ठीक है मान लिया इस बात को। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ये समझते हैं कि ये वाला जो रूल है जो इस्लाम का, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है ना लॉजिकल रीज़न भी ये था कि हमारे यहाँ जो जो इम्बैलेंस हो चुकी है हमारी सोसाइटी, अगर हम्म। हर बंदा ही अगर इसी चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दे। एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ, जितना सुनने में आया है कि अरब में जो है ना जो खवातीन हैं वो खुद जो है ना सेकंड मैरिज करवाती हैं, ताकि ये जो हमारा सोसाइटी है इसमें बैलेंस पैदा रहे। तो इस्लाम की ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, रादर देन कि आप हैं खुश या ना खुश हो, वो एक अलग बात है। तो अच्छा, हमारे पता है यहाँ क्या, पहली बात ये है कि आपका स्टैंडर्ड सऊदी अरब नहीं होना चाहिए, हुँ, आपका स्टैंडर्ड इस्लाम होना चाहिए। सऊदी अरब में ऐसा होता है इसलिए हमने करना है, या सऊदी अरब में ऐसे नमाज पढ़ी जाती है। पहली बात ये कि आई एम नॉट मुफ्ती, ठीक हुँ, है, लेकिन आई एम मुस्लिम। हुँ, और जिस तरह सबने कुरान पढ़ा हुआ है, हदीस पढ़ी हुई है, मैंने भी पढ़ी हुई है, तो मैं नहीं समझती कि सिर्फ एक मौलाना ही इस्लाम पे बात करे, बाकी सबको जिप रहना चाहिए। नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल हर बनता है, हाँ, जनरेशन को, हर तबके को इस पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी इसको ये चाहिए। टैबू नहीं बनाना चाहिए कि आपने हिजाब ही किया होगा तो आपके मुंह पे इस्लाम आए वरना एग्ज़ैक्टली, ना आए, एग्ज़ैक्टली, हाँ वी जी, हाँ आर मुस्लिम। जी। यस, ठीक है। यस। अच्छा, ये चीज कहनी इसलिए जरूरी थी कि सबसे पहले तो ऑडियंस हाँ, कहेगी दुपट्टा बीबी सर पे लो, तो नहीं, मैंने कहा मैं इसलिए पहले कह हाँ दूं। जी, सही। अच्छा, अब उसमें क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड सऊदी अरब नहीं है, हमारा हुँ, स्टैंडर्ड है इस्लाम। हुँ, हुँ, इस्लाम बेशक कहीं का, हुँ, किसी मुल्क में जहाँ का भी हो, सही है। थोड़ा बहुत उस पर सोशल अफेक्ट आता है। हुँ, अच्छा, अब अगर इस्लाम की बात की जाए तो कुरान हमें ये कहता है कि तुम, क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें दो शादियां करने की अगर इजाजत है, लेकिन अगर तुम बैलेंस, अगर नहीं लिखा हुआ, हुँ, तुम बैलेंस नहीं कर सकोगे। हुँ, हुँ, एक किस्म का अल्लाह ने ही इजाजत भी दे दी और साथ कह भी दिया, प्रेडिक्शन भी दे दी। हुँ, मेरा सवाल ये है कि आपने ये लॉजिक तो देख ली कि भाई रेशो ज्यादा है, मर्दों की कम है, औरतों की ज्यादा है। हुँ। अगर आपने दूसरी शादी कर ली है, बीवी की इजाजत भी मेरे ख्याल में तो इस्लाम में तो नहीं चाहिए, नहीं है नहीं ज़रूरी, चाहिए, ये जरूरत कॉन्सेप्ट, हाँ, बिल्कुल, हाँ। इट्स परफेक्टली ओके। हुँ, आपने आया 100%, जो इस्लाम ने आपकी बीवी के रूल्स रखे हैं, उसका खाना पीना, उसकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन, उसकी फिजिकल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन, उसका घर एंड एवरीथिंग,
आया वो आप पूरी कर रहे हैं? हुँ, आप हुँ। इतने अमीर हो गए हैं सऊदी अरब के लोगों की तरह? हुँ, हुँ। सो बिस्मिल्लाह 4 या 6 कर लें, ठीक है। मसला ही कोई नहीं। हुँ, अगर आपकी पहली बीवी रो-धो रही है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अल्लाह ताला जो है ना एक एक मर्द का इखलाक उसकी घरवाली से पूछेगा, हुँ, बाहर वालों से नहीं पूछेगा, बिल्कुल। बाहर कितना अच्छा है। वो रो-धो रही है, इमोशनली अनसैटिस्फाइड है, उसके देयर आर टू मैनी फाइनेंशियल इश्यूज़ हुँ, जो हुँ, आप पूरे नहीं कर रहे हैं, आप एक सुन्नत पूरी करने चले गए हैं। हुँ, पहली बात तो ये है कि दुनिया आगे जाके तो आपका घर 2 हिस्सों में तक़सीम होना ही होना है, यहीं तैयारी पकड़े। ठीक है। 2 धर्म में तक़सीम इज़ मस्ट, हुँ, ठीक है? बाकी ये है कि जो लोग कहते हैं कि वी आर लिविंग विद द 4 वाइफ्स, वाओ! इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। हुँ, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। हुँ, उसके अंदर उतर के किसी ने नहीं देखा, आप लोगों ने सिर्फ़ स्टेटमेंट्स सुनी हैं, उनके अंदर क्या-क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं, कौन कितना फ्रस्ट्रेटेड है, किसने कहाँ-कहाँ क्या-क्या जवाब देने हैं। ये हुँ, सिर्फ़ जिसे कहते हैं ना, वही जानता है जो भुगत रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? और इसमें अगर अगेन सबसे बड़ी बात की जाए, एट द सेम टाइम अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, करें। अल्लाह ने इजाज़त दी है। इफ यू थिंक कि यू कैन, आप इतने दिलेर हैं तो बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। हर्ज ही कोई नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, बातें हैं जो मैं हर एक से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूँगा कि करंट जो लॉट है, उसमें आपके जो है ना मज़हबी जो लीडर हैं, उनमें से कौन ऐसा है जो आप समझती हैं कि आपको ज़्यादा पसंद है? अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है ना, वो हर एक के लिए रोल मॉडल है। बेशक, अच्छा, जिससे भी पूछते हैं वो कहते हैं नबी वो है ही है, मैं करंट लॉट की बात कर रहा हूँ, उनमें तो कोई जो इस वक़्त के कुछ पॉलिटिशियन मौजूद हैं। नहीं, नहीं रिलीजियस पॉलिटिशियन पे भी मैं नेक्स्ट अच्छा। आऊँगा। रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं इस टाइम पे, कोई है आपकी नज़र में जो आप कहें कि जी मुझे ये अच्छे लगते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने ना इसका, सॉरी ये मैं आपको एग्ज़ैक्ट नाम तो नहीं बता सकूँगी, लेकिन मेरी इस स्टेटमेंट से दूसरों का भला हो जाएगा। हमें अल्लाह ताला ने ना किसी एक को चूज़ करने का भी एक तरीका बताया। बाज़ जगहों में तुमने चूज़ ही एक करना होता है ना, लाइक अ लाइफ़ हुँ, पार्टनर। बाकी चीज़ों में एक वाली वो नहीं रखी गई हुँ, हुँ। आप ऑब्लिगेशंस। मल्टीपल नाम ले सकती हैं। हाँ, हुँ, ठीक है। उसमें तरीका ये है कि आपको जो चीज़ जहाँ से अच्छी लगे वहाँ से पिक कर हाँ, लो। रब कर लो। हिकमत के मोती जहाँ से मिले उठा उठा लिया लें, करो, बिल्कुल। ठीक है? और देयर आर टू मैनी स्कॉलर्स जो कि बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं, उनकी बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उनकी कुछ बातों से मुझे बिल्कुल इख्तिलाफ़ हुँ, है। हुँ, हुँ। और देयर आर पर्सन जो जिनसे मुझे बिल्कुल इख्तिलाफ़ है, लेकिन उनकी कुछ बातें कमाल हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो हमने बेसिकली इन सब लोगों को अपना ना रोल मॉडल बनाना है, ना हुँ, अपना फ़ेवरेट बनाना है, ना इनके नक्शे कदम पे चलना है। हमने इनसे सिर्फ़ हिकमत के मोती जमा करके अपनी राह पे चलना। ठीक है, तो तो आई डोंट हैव अ सिंगल पर्सन, मैं हर एक को सुनती हूँ। मेरा ना किसी के साथ कोई शदीद इख्तिलाफ़ है, ना मेरा फ़ेवरेट है कि वाह! हुँ, इंसान गलती का पुतला है, उसमें मुकम्मल और कामिल ज़ात एक ही है, हुँ, हुँ। ठीक है? जिसकी हर चीज़ जो है ना हर्फ़े आख़िर है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी सब में गलती का भी इम्कान है, ऊँच-नीच का भी इम्कान है, तो अपने आप को थोड़ा ईज़ी रखना चाहिए। इस जगह को बाँध के ना रखें किसी एक फ़िरके, किसी एक चीज़ को फ़ॉलो करके, ठीक है, अपने दिमाग को खुला रखें। ठीक है। सबको सुने, हिकमत के मोती जमा करें। ठीक है, डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट द पॉलिटिशियंस? करंट लॉट में हैं आप या करंट अच्छा करंट को भी छोड़ें, अच्छा। हम थोड़ा-सा पीछे चले जाते हैं। जैसे कोई पाकिस्तान के या इंटरनेशनल लेवल पे बस होने पाकिस्तान का पहले बता दें, कोई पॉलिटिशियन है आपको जो पता है देखते क्या, फॉलो अगर करते हैं? पॉलिटिशियन की बात की जाए तो वो है सियासत। हुँ, मैं हूँ खिलाफत वाली बंदी। तो अच्छा। ये सवाल मुझसे फ़िज़ूल है, क्योंकि हमें सियासत, आप हिस्ट्री उठा के देखें, सियासत नाम ही एक नेगेटिव टर्म है ना। हुँ, हुँ, जहाँ भी सियासत आई वहाँ फिर दंगा, फ़साद और फ़ितना ही फैला था। हुँ, हुँ, खिलाफत वाले हम लोग हैं, हुँ। खिलाफत की बात करें। खलीफा कोई है ही नहीं तो फिर बात क्या? चलें खलीफा नहीं है तो खिलाफत वाले तो हैं ना, तुर्की वाले बता दें तैयब उर्दगान हैं, चलो वो हाँ, तो हैं। यस, अगर मैं आई डोंट हैव सो मच नॉलेज अबाउट दैट, लेकिन यस, वो जितनी मुझे नॉलेज है, वो कुछ-कुछ जो मैं जानती हूँ, समझ में आने वाले तो बंदे हैं इसका वो। मतलब ये हुआ कि 8 फरवरी वाले दिन आप सोई रहीं, वोट डालने नहीं गईं? ये तो आपने बड़ा वो मैंने ना नहीं, मैंने नहीं डाला। अच्छा, मैं वो पता है आपने जैसे कहा तो इसका मतलब आपने एक कौमी फ़रीज़ा नहीं अदा किया। कौमी चलें जी। फ़रीज़ा पता है क्या? हुँ, हर फ़र्ज़ अदा करने के लिए नहीं होता। जैसे अगेन वही बात आ जाएगी जी, 4 शादियाँ फ़र्ज़ हैं तो मैंने करनी ही करनी है। हुँ, हुँ, हुँ। बाज़ जगहों पर ना आपने हर चीज़ का अल्लाह ताला को जवाब दे होना सही होता है। है। तो मैंने वो कौमी फ़रीज़ा इसलिए अदा नहीं किया कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये मैं फ़र्ज़ सही तरीके से अदा कर पाऊँगी। ठीक है, तो मैंने एक रिचुअल पूरा नहीं किया। ठीक है, ठीक है। चलें जी डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे जो है ना थैंक यू वो सो मच। ये जो आपने जैसे कहा ना हमने मोती बहुत से कोशिश की है कि चुनें और उसको जो है ना नगीना बनाएँ।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ताला। कोशिश करेंगे कि एक और नशिस्त आपके साथ रखें व्हाई और नॉट? नए ऑलवेज़ नए वेलकम। सवालों के साथ आएँ। आपकी बहुत मेहरबानी। ज दोस्तों ये थी जी डॉक्टर साहिबा। उम्मीद करते हैं जी ये वाली जो नशिस्त है आपको सब बहुत पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हम और इस तरह से रिलेटेड जो है ना चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। टिल देन हमारी नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स।